सो दीज आर द प्रॉब्लम्स। मैं जो भी प्रॉब्लम्स ले रहा हूँ वो प्रीवियस ईयर नीट और जेई मेंस के मिक्सड कॉन्सेप्ट्स के प्रॉब्लम्स ले रहा हूँ। इसका मतलब यू प्रिपेयर दिस, ये जेई मेंस में भी काम आएगा और नीट में भी काम आएगा। इंशाल्लाह बेहतरीन अंदाज में समझाऊंगा कि आपके दिमाग में बैठ जाना एक ही मार्क। ठीक है, ओके। सो अभी देखो, टू आइडेंटिकल स्फीयर्स ए एंड बी कैरी इक्वल चार्ज बोल के, व्हाट इज द मीनिंग? तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, दो आइडेंटिकल चार्जेस ले लेंगे। ओके, सो दोनों का चार्ज बराबर है क्यू एंड क्यू। ठीक है, ए एंड बी, दे आर सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस। ओके, ये दोनों का बीच का डिस्टेंस क्या है? लेट अस इमेजिन विद दिस रेफरेंस आर। ओके, ठीक है, दोनों का बीच का डिस्टेंस आर समझो। और ये क्या है नेक्स्ट, व्हाट इज द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हियर? दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस एंड देयर फोर्स, दोनों का बीच का फोर्स क्या है? एफ। ओके, तो ये फोर्स F1 समझो, तो F1 इज कंसिडर्ड टू बी एफ हियर, और दोनों का बीच का डिस्टेंस हो गया आर। ये स्फीयर सी, ये जो और एक स्फीयर हम ले रहे हैं, ओके, लेट दैट स्फीयर इज टेकन एज सी। ये प्रॉब्लम के अंदर बोल रहा कि हमने एक स्फीयर लिया है जो कि सी है, तो हम इसको क्या करें अभी मालूम है आप लोग? ये जो थर्ड स्फीयर है जिसको हम सी बोल रहे हैं, और यहाँ पर जो है दो स्फीयर से ये एंड बी। ओके, तो सबसे पहले ये अनचार्ज्ड स्फीयर है, देयर इज नो चार्ज इन दिस स्फीयर, इट्स एन अनचार्ज्ड स्फीयर। अब इस अनचार्ज्ड स्फीयर को हम क्या करेंगे, ले जाकर इसको टच करेंगे। ओके, इसमें चार्ज नहीं है, देयर इज नो चार्ज इन दिस, सो चार्ज इन दिस इज गोइंग टू बी जीरो। ठीक है, अब इसको टच करने के बाद इसको बाहर निकालेंगे, फिर इसको बाहर निकालेंगे। जब हम इसको बाहर निकालेंगे तो फिर क्या होगा मालूम आप लोग? व्हाट आर द चार्जेस बिटवीन दीज टू? इसके अंदर जो चार्ज होगा वो होगा Q/2, और इसके अंदर जो चार्ज होगा Q/2। सो अनचार्ज्ड बॉडी को चार्ज्ड बॉडी से टच करने के बाद क्या होता? द चार्ज इज डिवाइडेड एन एवरेज, आधा आधा डिवाइड कर लेंगे, आधा आधा डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, अब ये जो चार्ज है हम लोग इसको ले जाकर हम क्या करेंगे, फिर बी से कांटेक्ट में करेंगे, बी से कांटेक्ट में लगाएंगे इसको। ओके, सो वी विल टेक इट एंड मेक इट इन कांटेक्ट विद बी। तो अभी क्या होगा, बी के पास ऑलरेडी चार्ज क्यू है। ओके, तो बी के पास क्यू है, और ये जो सी है चार्ज, ये जो सी है चार्ज, इसके पास क्या है अभी Q/2। तो इसके पास क्यू है, इसके पास Q/2 है, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, लेट अस सी। जब इसके पास क्यू है, इसके पास Q/2 है, दोनों का एवरेज करेंगे हम। तो दोनों का एवरेज करेंगे क्या होता? Q प्लस Q/2 डिवाइडेड बाई 2, इसका मतलब 3Q/2 होल डिवाइडेड बाई 2। सो दिस इज गोइंग टू बिकम 3Q/4 होता है। ओके, दिस इज गोइंग टू बिकम 3Q/4। अभी देखो, पहला जो चार्ज था दोनों के पास Q था और इसमें भी Q था, दोनों का बीच का फोर्स F था। अब जो नए चार्ज्ड बॉडीज है, एज अ रिजल्ट ऑफ फोर्स बिटवीन ए एंड बी, अभी नया जो चार्ज है ये जो फर्स्ट केस है, सेकेंड केस के अंदर जो चार्ज है अभी प्रेजेंट सेकेंड केस के अंदर, और दूसरा चार्ज है, ये पूरा प्रोसेस होने के बाद पहला वाला चार्ज जो है Q/2 है, और दूसरा वाला चार्ज क्या है इसके अंदर, इसको टच करने के बाद फाइनली क्या बन रहा है, इट इज गोइंग टू बिकम 3Q/4। अब ये नया फोर्स क्या है? व्हाट इज द न्यू फोर्स हियर? दिस इज F2, तो F1, ये नया फोर्स क्या है? दैट इज द क्वेश्चन एक्चुअली। तो ये नया फोर्स मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, व्हाट आर यू गोइंग टू डू? ओके, नया फोर्स मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे? अभी देखो, पुराना फोर्स जो है, ये जो F है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q² बिकॉज बोथ द चार्जेस आर सेम, बिकॉज फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बोल के बोलते हैं ना हम लोग। तो फोर्स इज इक्वल टू Q², डिस्टेंस इज गोइंग टू बी सेम, ये भी डिस्टेंस सेम था, ये भी डिस्टेंस सेम था, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q²। अभी यहां पर क्या हो रहा? Q/2 एंड Q/2, तो Q1 इज Q/2 और Q2 इज 3Q/2। ये पूरा प्रोसेस होने के बाद फिर नया फोर्स क्या बन रहा है? इट इज गोइंग टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दोनों का प्रोडक्ट, इसका मतलब Q/2 into 3Q/4। Therefore, F2 is directly proportional to 3Q² by 8 होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या? ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अभी क्या करेंगे हम लोग? 2/1 करेंगे, 2/1 करेंगे। दैट मीन्स F2/F is going to become 3Q² by 8 divided by Q²। okay? तो इसमें से क्या होगा ये? What is going to happen? Q² कैंसिल हो जाएगा, F2 will become 3/8 times of F। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, so your new answer is this one।
आपका जो न्यू आंसर है ये वाला न्यू आंसर, F2 is equal to 3/8 times of F. Okay, so you have got this answer. Okay, तो ये हुआ आपका आंसर। नेक्स्ट, अभी देखो इस तरह का और एक प्रॉब्लम मैं कराऊंगा आप लोगों को। ओके, इस तरह का। ओके, ये एक प्रॉब्लम है जो कि प्रीवियस ईयर नीट में भी है, जेई मेंस में भी है। इसको कॉम्प्लेक्स मेथड में बुक्स में आप जाकर देखिए, इतना कॉम्प्लेक्स में समझाएगा आप लोगों को कि आप लोग परेशान हो जाएंगे। मैं आपको सिर्फ सेकंड्स में इसको समझाने की कोशिश करूंगा, सॉल्व करने का मेथड। ओके, अभी देखो यहाँ पर देर आर टू चार्जेस। क्या है? देर आर टू चार्जेस। क्या क्या है चार्जेस? Q1 एंड Q2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d बोल के बोल। ओके, अब ये दोनों चार्जेस को क्या करें हम लोग, फिर से क्या कर रहे हैं, एक मीडियम में रख रहे हैं। वी आर गोइंग टू कीप इन ए मीडियम, दोनों को मीडियम में रख, ठीक है, दोनों को डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रख रहे हैं जिसका कांस्टेंट के और प्लेस इन ए मीडियम डिस्टेंस डी। तो ये क्या है, मीडियम के अंदर डिस्टेंस डी हो रहा है। टू चार्जेस Q1 Q2 सेपरेट बाय डिस्टेंस डी आर प्लेस इन ए मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। एक मीडियम में रख रहे हैं तो डिस्टेंस क्या हो रहा है, डी हो रहा है। फिर एयर के अंदर डिस्टेंस क्या है, लेट अस टेक इन एयर डिस्टेंस इज टेकन एज dA। मीडियम के अंदर डी है, एयर के अंदर डी है, ठीक है, मीडियम के अंदर डी है, एयर के अंदर डी है। तो अभी जो है दोनों का फोर्स सेम होना चाहिए। ओके, इसका मतलब जब हम एयर में रखेंगे तो भी फोर्स एफ ही है, एफ इन एयर है, और यहां पर भी फोर्स इन क्या है, ये दिस फोर्स इज गोइंग टू बी इन ए मीडियम, और इट इज सेड दैट फोर्स इन एयर इज इक्वल टू फोर्स इन ए मीडियम। दोनों में फोर्स सेम। अब इसको प्रीवियसली मैं एक जनरल मेथड में समझाया था इसको मैं, अभी आप लोगों को आसान मेथड में समझाऊंगा। अभी देखो आप लोग कैसे करेंगे इसको। अभी देखो, फोर्स इज इक्वल टू 1/4π Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर। ये हो गया फॉर्मूला, ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला। अब इसमें से क्या क्या कांस्टेंट है, दोनों चार्जेस हमेशा कांस्टेंट रहेंगे, दोनों चार्जेस तो नहीं बदलेंगे। और क्या बोल रहा है, डिस्टेंस चेंज हो रहा है, और 1/4 ये भी कांस्टेंट है। और क्या बोल रहा है, सेम फोर्स बोल के बोल रहा है, सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोल के बोल रहा है, तो फोर्स भी कांस्टेंट हो गया। अब वेरिएबल्स क्या है, एप्सिलॉन डी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब एप्सिलॉन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर, एप्सिलॉन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट को अगर समझेंगे ना, बस लॉन्ग मेथड नहीं, सिर्फ सलोटो में सॉल्व कर सकते इस प्रॉब्लम को। बस ये वाला शॉर्टकट याद रखो, एप्सिलॉन इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। अभी देखो हम इसको कितना आसानी से सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम को। अभी देखो यहाँ पर एप्सिलॉन in a medium by epsilon in air is equal to distance in air by distance in medium whole square, दोनों का स्क्वायर, ठीक है। इनवर्स रिलेशन है ना, मीडियम के अंदर एप्सिलॉन है, एयर के अंदर एप्सिलॉन ये है, और डीए और डीएम इनवर्स रिलेशन हो, ठीक है। अभी देखो, हाँ, डी इन एयर क्या है, डी इन एयर है, डी इन मीडियम आगे डी बोल के लिया, एप्सिलॉन इसको याद रखो यहाँ पर, एप्सिलॉन इन ए मीडियम, सॉरी, epsilon in air by epsilon in medium is going to be dielectric constant. Dielectric constant का मतलब क्या? It is the ratio of epsilon naught, epsilon in air to the of epsilon in medium. Okay? तो अभी क्या हो रहा है यहाँ पर? आपको थोड़ा सा एक बार कॉन्सेप्ट बोलता हूँ, आपको समझ में आता है। फर्स्ट फोर्स इन एयर क्या होगा, 1/4π epsilon naught Q1 Q2 by R square समझो, ये एयर के अंदर, और ये मीडियम के अंदर क्या हो गया, 1/4π epsilon Q1 Q2 by R square, ये मीडियम के अंदर और ये के अंदर। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, F इन एयर बाई F इन अगर मीडियम करते तो क्या बच रहा, पूरे चीजें कैंसिल होके एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट बचेगा। ये एप्सिलॉन बोलते हैं एप्सिलॉन इन मीडियम, ये दोनों का रेशियो को K बोलते हैं। K का मतलब डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। अब ये चीज अगर याद रखे ना, तो एप्सिलॉन इन ए मीडियम is going to be K times of epsilon in air. air का मतलब नॉट, नॉट मतलब नो मीडियम, और मीडियम का हमेशा एप्सिलॉन लेते, चाहे एप्सिलॉन लो या एप्सिलॉन एम लो, एम मतलब मीडियम। बस ये अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तभी आसान है। एप्सिलॉन इन ए मीडियम का मतलब क्या है, एप्सिलॉन इन एयर इनटू K बाई एप्सिलॉन ये इन एयर। तो डी इन एयर क्या हो गया, डी इन एयर, डी इन एयर होल स्क्वायर, डी इन मीडियम मतलब डी स्क्वायर, ठीक है। तो अभी क्या है, दोनों कैंसिल हो गए, so therefore d in a whole square क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों को भी, so k into d square, so d in a is equal to root k times of d। ये हो गया आपका आसान सा सॉल्यूशन।
इससे पहले भी मैं एक्सप्लेन करा आपको पिछले क्लास में भी, मगर बहुत कॉम्प्लेक्स मेथड था वो। मेरे को थोड़े 2-3 दिन से थोड़ा सा सोचा तो मैं ये आसान तरीके में समझा सकते बोल के आइडिया आया, तो फिर ये आइडिया में मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को। नाउ लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ओके, देयर आर 3 चार्जेस। क्या क्या है यहाँ पर देखो अच्छी तरह से, ये वाला चार्ज, ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज। देयर आर 3 चार्जेस, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, एंड ओके, हाँ 3 चार्जेस है, समझो ये भी पॉजिटिव। तो व्हाट इज द चार्जेस हियर, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ चार्जेस? ये कैपिटल क्यू है, ये भी कैपिटल क्यू है और ये स्मॉल क्यू है, और दोनों का बीच का डिस्टेंस क्या है? दोनों का बीच का डिस्टेंस आगे डी बचत होगा, प्लीज टेकन एज बी हियर। तो ये जो स्मॉल चार्ज रखिए वो कहां पर रखे? डी बाई टू के पास रखिए। ओके, सो स्मॉल चार्ज कहां पर रखिए? डी बाई टू के पास रखिए। ठीक है। अभी देखो यहाँ पर x इक्वल टू 0 वैल्यू, अभी ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बोल के समझा रहा। इसका मतलब क्या? यहाँ पर अगर हम एक एक्सिस को इमेजिन करेंगे, एक्स एक्सिस, ठीक है, if this is an x axis, okay, and this is a y axis, क्या हो रहा है यहाँ पर देखो, ये q प्लस क्यू इज ऑरिजिन बोल के हो रहा, और छोटा वाला d बाई टू डिस्टेंस के पास है बोल के हो रहा, और प्लस क्यू जो है d डिस्टेंस के पास है बोल के हो रहा, सेम वॉट एवर आई हैव सेड नाउ। तो अभी इसको हम कैसा सॉल्व करेंगे? देखो आसान तरीके। अभी क्या बोल रहा? यू हैव टू प्लेस इन सच ए वे दैट दिस वन द फोर्स एक्सपीरियंस, देन इफ नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय q प्लेस एट 0, व्हाट इज द नेट फोर्स एक्सपीरियंस बोल के पूछना। 3 charges are there placed effectively at distances so and so. If the net force experienced by Q1 placed at A is 0, इसका मतलब ये जो प्लस क्यू चार्ज जो रखे हम लोग, नेट फोर्स 0 है, मतलब ये दोनों और ये दोनों की वजह से अगर फोर्स को कैलकुलेट करें तो सब 0 है। तो इसका मतलब क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 0 यहाँ पर? तो लेट अस टेक ये दोनों, इसको 1 समझो, इसको 2 समझो, इसको 3 समझो। इसका मतलब क्या है? F12, ठीक है, F12 प्लस F13 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये दोनों की वजह से फोर्स और ये दोनों की वजह से फोर्स को अगर ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये है, बिकॉज इट इज सेड दैट द फोर्स इज गोइंग टू बी 0। अभी F12 का मतलब क्या क्या फोर्सेस आ रहे हैं यहाँ पर देख लो। एक तो कांस्टेंट के Q स्मॉल q प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस बाय डिस्टेंस, मतलब d स्क्वायर बाय 4, d बाय 2 है ना, इसको d स्क्वायर बाय 4 डाल देंगे। और क्या है ये? प्लस, प्लस का मतलब F, प्लस का मतलब इसको क्या बोल के लिख सकते हैं हम? इसको माइनस उस तरफ डाल सकते हैं ना, इसको राइट साइड डालेंगे तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस। ओके, F13 मतलब ये डायरेक्ट ये कांस्टेंट के और दोनों का प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस क्या हो गया? q स्क्वायर, और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया? d स्क्वायर। ठीक है, अभी क्या करेंगे हम लोग? ये कैंसिल कर देंगे डी स्क्वायर, और ये q कैंसिल कर देंगे, q q, के भी कैंसिल कर देंगे। ठीक है, के भी कैंसिल कर देंगे, तो क्या बचेगा? अभी देखो आप लोग, व्हाट इज गोइंग टू हैपन। इसको अगर ट्रांसफर कर दिया, क्या बच रहा? 4q, 4q इज इक्वल टू कैपिटल Q माइनस बी। इसका मतलब Q इज इक्वल टू माइनस कैपिटल Q बाई 4 इज गोइंग टू बी आंसर। अच्छी तरह से समझने की कोशिश करो इसको। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्मॉल q एंड कैपिटल Q जो पूछा। सो स्मॉल q इज इक्वल टू माइनस q बाई 4 इज गोइंग टू बी आंसर। ये वाला आपका आंसर। ओके, तो इसका हम आसान सोल्यूशन बता दें। अभी देखो 64 कंडक्टिंग ड्रॉप्स ईच ऑफ रेडियस। अभी देखो इसको हम समझाने की कोशिश करेंगे आप लोगों को। बहुत सारे चार्जेस हम ले, बहुत सारे चार्जेस हम ले रहे हैं। इतने सारे चार्जेस को लेकर हम एक बड़ा चार्ज बना रहे हैं। वी आर मेकिंग ए लार्जर चार्ज, देन व्हाट क्या हो रहा है? तो ये सारे चार्जेस प्लस है, समझो कितने चार्जेस है यहाँ पर? लेट अस कंसीडर देयर आर n चार्जेस, n है। ये पूरे मिलके एक एक का वॉल्यूम क्या है? स्मॉल v है, समझो इसका वॉल्यूम, और इसका एक एक का रेडियस क्या है? स्मॉल r है, समझो। ये जो बड़ा वाला है इसका वॉल्यूम कैपिटल V है, समझो, और इसका जो रेडियस है इसका रेडियस कैपिटल R है, समझो। ओके, अब देखो यहाँ पर ये पूरे मिलकर all these combined together is forming a larger charge। इसका मतलब क्या? What is the meaning of this? Larger volume is equal to n times of ये सारे के सारे वॉल्यूम्स, छोटे छोटे वॉल्यूम्स, समझे ना? ये पूरे मिलेंगे तो लार्जर वॉल्यूम बनेगा। इसका मतलब लार्जर वॉल्यूम इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ ऑल दी स्मॉलर वॉल्यूम्स। ओके, देन वॉल्यूम का मतलब क्या है? 4/3 पाई कैपिटल क्यूब, लार्जर का कैपिटल क्यूब है स्मॉल n, 4/3 पाई स्मॉलर क्यूब। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा। अभी क्या बच रहा अपने को? r क्यूब इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ स्मॉलर क्यूब।
कैपिलर इज इक्वल टू n पावर 1/3 टाइम्स ऑफ स्मॉलर। ये वाला फॉर्मूला याद रखना है आपको। ओके, ये वाला फॉर्मूला याद रखने का है। अभी देखो सरफेस चार्ज डेंसिटी बोल के पूछ, द रेशियो ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ ए बिगर ड्रॉप टू दैट ऑफ ए स्मॉलर ड्रॉप बोल के पूछ रहा है। तो ये सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या है, वी शुड डिस्कस। कोई भी अगर सरफेस ले लो और सरफेस के ऊपर चार्जेस है, ओके, एक स्फेरिकल सरफेस ले लो और ये स्फेरिकल सरफेस के ऊपर चार्जेस है जिसका रेडियस कैपिलर है, ओके, और सरफेस चार्ज डेंसिटी इज डिनोटेड बाय सिग्मा। तो सिग्मा का मतलब क्या है यहाँ पर, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी? ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू, इसका पूरा जो चार्ज है ना इसको क्यू समझो, नेट चार्ज इज टेकन एज क्यू। सो क्यू नेट अगर क्यू समझे तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इज नथिंग बट चार्ज पर यूनिट एरिया, और इसका जो एरिया है सरफेस एरिया उसको हम डालेंगे 4πr²। तो 4πr² हो गया ये सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला। ये जनरल फॉर्मूला है सरफेस चार्ज डेंसिटी का जनरल फॉर्मूला। सो इट इज डिफाइन, कैसे डिफाइन करेंगे इसको, हाउ डू यू डिफाइन? इट इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट एरिया। चार्ज पर यूनिट मतलब क्या है, व्हाट डज इट मीन? सरफेस चार्ज डेंसिटी इज नथिंग बट चार्ज पर यूनिट एरिया। यूनिट सरफेस एरिया बोलो, यूनिट एरिया बोलो। तो यहाँ पर सरफेस एरिया ऑफ है स्फीयर का फॉर्मूला क्या हो रहा है, 4πr²। तो ये डेफिनेशन के जरिए से हमको एक फॉर्मूला आ गया। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, लार्जर चार्ज का ले लेंगे सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया ऑफ ए बिगर ड्रॉप क्या लेंगे हम, सरफेस एरिया ऑफ ए बिगर ड्रॉप का फॉर्मूला क्या हो गया, कैपिटल क्यू बाई 4π कैपिटल r², ये वाला फॉर्मूला। तो सिग्मा बी इज इक्वल टू कैपिटल क्यू का मतलब क्या बोल के बोले हम, ओके, तो ये वाला चार्ज के ऊपर अगर कैपिटल क्यू है और छोटे छोटे चार्जेस जो है स्मॉल क्यू है, समझे सारे के सारे स्मॉल क्यू है, तो ये n टाइम्स ऑफ स्मॉल क्यू बनेगा ना। ये पूरे के पूरे मल्टीप्लाई, अगर समझो ये 10 है तो 10 इंटू क्यू मिलकर कैपिटल क्यू बन रहा। अगर 64 है तो 64 इंटू क्यू मिलकर कैपिटल क्यू बन। तो अभी क्या करेंगे हम, कैपिटल क्यू के प्लेस में डालेंगे n इंटू स्मॉल क्यू, ओके, 4π। अब r क्या मतलब क्या है, n पावर 1/3 टाइम्स ऑफ स्मॉलर बोल के बोले, ओके, ये बोल दिया हम लोग पहले से। नो, ये शॉर्टकट बोल रहा हूँ मैं, शॉर्टकट डिराइव करना सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो आई एम डिस्कसिंग अबाउट हाउ द शॉर्टकट इज क्रिएटेड। अभी देखो इसको अगर हम r² करेंगे तो n पावर 1/3 हो जाएगा n पावर 2/3 और ये हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि n पावर 1/3 का होल स्क्वायर क्या हो गया, 2/3 हो गया। तो हम क्या करेंगे अभी, अभी जो हम ये ले रहे हैं ना, तो कैपिटल r² के प्लेस में डालेंगे यहाँ पर n पावर 2/3 टाइम्स ऑफ स्मॉल r²। अभी सिग्मा ऑफ ए बिगर ड्रॉप, अब n ऊपर n है, यहाँ पर 2 n पावर 2/3 है, n पावर 1 माइनस 2/3 इंटू कैपिटल क्यू बाई 4π इंटू स्मॉल r²। तो सिग्मा ऑफ ए बिगर ड्रॉप इज इक्वल टू ऊपर वाला क्या हो गया, n पावर 1/3 हो गया, ओके, और नीचे क्या हो रहा, q बाई 4π इंटू स्मॉल r², ओके, 4π इंटू स्मॉल r²। अब इससे हमको क्या समझ में आ रहा, व्हाट आर यू गोइंग टू अंडरस्टैंड फ्रॉम ऑल दिस? इससे आप लोगों को क्या समझ में, देखो यहाँ पर ये सिग्मा ऑफ ए बिगर ड्रॉप, ये n पावर 1/3 क्यू बाई 4πr² का मतलब क्या है, ये सिग्मा ऑफ ए स्मॉल ड्रॉप, एक ड्रॉप का है ये, एक ड्रॉप का है ये स्मॉल ड्रॉप। तो सिग्मा ऑफ ए स्मॉल ड्रॉप, इससे क्या समझ में आ रहा, सिग्मा ऑफ ए बिगर ड्रॉप टू दैट ऑफ ए सिग्मा ऑफ ए स्मॉलर ड्रॉप इज इक्वल टू n पावर 1। ये हो गया आपका शॉर्टकट, ये शॉर्टकट बना के दिया हूं आपको, ठीक है। जब कभी भी इस तरह के प्रॉब्लम्स आएंगे तो हम ये शॉर्टकट याद करेंगे, ये शॉर्टकट याद रखेंगे। अब प्रोसेस रट्टा मारने के लिए तो नहीं बोल रहा, प्रोसेस भी समझा कि किस तरह आएगा ये शॉर्टकट। अब देखो जाकर आप लोगों बुक्स के अंदर इसको अगर स्क्रीनशॉट मार के गूगल में सर्च करेंगे ना, इसका बहुत बड़ा सोल्यूशन है। मैं इतना बड़ा सोल्यूशन याद रख लेंगे बोल रहा हूँ, सिर्फ इतना सा याद रखेंगे ना तो n पावर 1/3 डिवाइड बाई 1 भी लिख सकते हैं, चाहे तो 1 भी लिख सकते, ठीक है। अभी देखो सिग्मा पावर ऑफ बिगर ड्रॉप टू दैट ऑफ सिग्मा पावर ऑफ स्मॉलर ड्रॉप, ये रेशियो पूछ रहा, देखो अच्छी तरह से बिगर ड्रॉप और स्मॉलर ड्रॉप का रेशियो पूछ रहा। तो क्या करेंगे हम लोग, ये जो वैल्यूज दिया है ना ये भी यूज नहीं करेंगे हम, बगैर यूज करेंगे भी हम प्रॉब्लम कर सकते। देखो सिग्मा ऑफ ए बिगर ड्रॉप टू द स्मॉलर ड्रॉप n पावर 1/3 बोल के बोल, हम अलग से n पावर 1/3 का वैल्यू, n का मतलब क्या, कितने ड्रॉप्स मिलके बन रहे, कितने ड्रॉप्स मिलके बन रहे, 64 ड्रॉप्स मिलके बन रहे। तो हम क्या करेंगे, 64 पावर ऑफ 1/3 डालेंगे, इसको क्या करेंगे 4 पावर 3 इंटू 1/3 डालेंगे, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा,
तो यहाँ पर n पावर 2/3 का मतलब क्या, सॉरी, ये n पावर 1/3, 2/3 में n पावर 1/3, ऑलरेडी 1/3 आया है। ये सॉरी, ये वाला नहीं, हम लोग यूज करें, ये वाला फॉर्मूला यूज करें। n पावर 1/3 का मतलब क्या आ रहा हमको, अभी देखो n पावर 1/3 का मतलब 64 पावर ऑफ 1/3 डिवाइड बाय 1। 64 का क्या आ रहा हमको, क्यूब क्यूब कैंसिल होकर 4 बचा, 4:1 आपका आंसर है। सिर्फ ये स्टेप, ये पूरा डेरिवेशन याद रखने की जरूरत नहीं, ये तो समझने के लिए बोला, बस इतना सा अगर याद रखेंगे ना, सिग्मा ऑफ ए बिगर ड्रॉप, सिग्मा ऑफ ए, ये बहुत बार पूछा है, गन शॉट क्वेश्चन है। जब मालूमात रहने के बाद भी फिर से आप एग्जाम में जाकर इतना सारा प्रोसेस करेंगे तो बेवकूफी होगी। ओके, तो इस तरह के गन शॉट प्रॉब्लम्स को बार बार करना नहीं है। जो मेन जो कंक्लूजन आपको आ रहा है वो कंक्लूजन हमको याद रखना है बस। तो क्या मुश्किल है याद रखना, सिग्मा पे बिगर ड्रॉप स्मॉलर ड्रॉप n पावर 1/3 क्या है, n का मतलब नंबर ऑफ ड्रॉप्स, नंबर ऑफ ड्रॉप्स कितने ड्रॉप्स मिलकर लार्जर ड्रॉप बन रहा मतलब n ड्रॉप। सो 64 को क्या करेंगे, 4 क्यूब डाल देंगे, 62 के प्लेस में 4 क्यूब अगर डाल दिए तो 4 क्यूब इंटू 1/3 हो गया, 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 बचेगा, 4:1 आंसर है। क्यों हम इतना सारा प्रोसेस याद रखेंगे, क्यों एग्जाम के अंदर परेशान हो जाएंगे आप लोग, उतना टेंशन के अंदर, इतना परेशानी के अंदर इतना रिस्क लेना अच्छी बात नहीं है। तो लेट अस सी हियर नाउ, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो अच्छी तरह से। टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर्स P एंड S ऑफ चार्ज Q बोल के पूछो। ओके, तो क्या है यहाँ पर, दो स्फीयर्स ले लिए जिसका चार्ज Q है, क्या है वो, P एंड S। इसको थोड़ा अलग अलग से समझो, ये P है और ये S, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट कौन सा ड्रॉप ले रहे हैं हम लोग, दोनों का चार्ज क्या है, Q Q, एंड फोर्स कितना है दोनों के बीच का, फोर्स 16 न्यूटन, 16 न्यूटन देखिए यहाँ पर। और क्या थर्ड आइडेंटिकल ड्रॉप बोलते हैं, एक ऐसा थर्ड ड्रॉप ले रहे हम लोग, ये वाला थर्ड ड्रॉप। ओके, थर्ड ड्रॉप अनचार्ज कंडक्टिंग ड्रॉप, ओके, ये अनचार्ज ड्रॉप है। हम ऑलरेडी ऐसा प्रॉब्लम कर दिए थे, ओके, ऐसा प्रॉब्लम हम ऑलरेडी कर दिए, क्या बोल के करे यहाँ पर देखो अच्छी तरह से, ये वाला फर्स्ट प्रॉब्लम हम कर दिए। क्या बोल गया है हमको, ये अनचार्ज्ड बॉडी पहले इसको टच करेंगे, उसके बाद इसको टच करेंगे, ओके, उसके बाद क्या करेंगे, दोनों को अलग कर देंगे, ठीक है। ये दोनों को अलग करेंगे तो नेक्स्ट फोर्स क्या बोल गया है, शॉर्टकट बन गया ना, ये वाला प्रॉब्लम के जरिए से हमको शॉर्टकट मिल गया, F2 इज इक्वल 3 बाई टाइम्स ऑफ F। अब यहां पर हमको फिर से सॉल्व करने की जरूरत नहीं, वो शॉर्टकट हम यहाँ पर यूज कर सकते थे। तो करना क्या है हमारा, आप लोग सेम प्रोसेस चल रहा है यहाँ पर भी। अभी देखो क्या बोल के बोले हम लोग, नेट सेकंड फोर्स इज इक्वल टू, अभी जो सेकंड फोर्स हमको आया क्या बोल के आया, 3/8 टाइम्स, क्या 3/8 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट फोर्स बोल के आया, ये तो शॉर्टकट फॉर्मूला आ गया हम, ठीक है। तो ये कैसा करेंगे, देखो पहले वाले प्रॉब्लम से हमको शॉर्टकट मिल गया, तो इस तरह हम शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं, 3/8 टाइम्स ऑफ F1। F1 मतलब दोनों का फोर्स कितना था, 16 था, इंटू 16, 8 1 8 2 3 2 6, आपका आंसर है, आपका आंसर है। अच्छा, ये इसके डाउट्स अगर है आपको तो मैं खुल के एक बार समझाऊंगा ये चीज है क्या, एक्चुअली ये चीज है क्या, मैं आप लोग को अच्छी तरह से समझाऊंगा, देखो इसको फंडामेंटल से समझाऊंगा मैं आपको। एक्चुअली ये गेम क्या है, गेम एक्चुअली देखो यहाँ पर दो चार्जेस है Q एंड Q, तो दोनों का बीच का डिस्टेंस ये R है, तो दोनों का फोर्स क्या होगा, ये F इज इक्वल टू Q² बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R², ठीक है। ये हो गया दोनों का बीच का फोर्स। अब हम क्या करें मालूम, ये दोनों के बीच के अंदर एक छोटा सा कनेक्शन दे, दोनों को टच कर दे, दोनों को जब हम टच करेंगे तो क्या होता मालूम, क्या होता, समझो ये Q1 है, ये Q2 है, तो हम क्या डालेंगे यहाँ पर, हम डालेंगे Q1, ओके, हाँ, कूलम्ब इनवर्स स्क्वायर लॉ के मुताबिक क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस बाय इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R², ये हो गया। जब दोनों को हम टच करेंगे तो क्या होगा मालूम, टच करके फिर अलग कर देंगे, टच करके फिर अलग करेंगे तो फिर क्या होगा, इसके अंदर क्या चार्ज होगा, इसके अंदर क्या चार्ज होगा, इसके अंदर जो चार्ज होगा Q1 प्लस Q2/2, इसके अंदर जो चार्ज होगा Q1 प्लस Q2/2, दोनों के अंदर बराबर चार्जेस डिवाइड होंगे। अब नेक्स्ट दोनों ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस सेम है बोल के बोल, अब नया फोर्स क्या बन रहा है यहाँ पर, F2 इज गोइंग टू बिकम दोनों का प्रोडक्ट, इसका मतलब Q1 प्लस Q2/2 होल स्क्वायर, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R², ठीक है। ये वाला फर्स्ट इक्वेशन है, ये वाला सेकंड इक्वेशन। अभी 1/2 करेंगे तो क्या होगा, 1/2 करेंगे तो क्या होगा, हा? तो F1/F2
सारे चीजें कैंसिल हो जाएंगी, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, नीचे का कैंसिल हो जाएगा। अब ये बनेगा Q1 Q2, ये वाला क्या बनेगा Q1 प्लस Q2, ओके, होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई इसका भी स्क्वायर मतलब 4। तो ये क्या होगा 4Q1 Q2 बाई Q1 प्लस Q2, ओके, बस ये वाला फॉर्मूला Q1 प्लस Q2 होल स्क्वायर। समझ में आएगा बात आपको? अच्छा, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझाएंगे, एक एग्जाम्पल से समझाएंगे ताकि जिंदगी में कभी डाउट नहीं आना। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल ये वाला चार्ज है और ये वाला चार्ज, ठीक है, दोनों चार्जेस। समझो ये 8 कुलम्स है और ये 2 कुलम्स है अभी, ठीक है, 8 कुलम्स है 2 कुलम्स, ठीक है। अभी देखो ये अलग चार्ज है और ये वाला अलग चार्ज है, डिफरेंट चार्ज। हम आए क्या करें, बीच में दोनों को एक वायर से जोड़ दिए, वी हैव कनेक्टेड देम विद वायर। अब जब हम कनेक्ट करेंगे, फिर कनेक्शन देने के बाद फिर कनेक्शन को कट कर देंगे, तो अभी नया चार्ज क्या बनेगा यहां पर मालूम आप लोग? 8 प्लस 2/2 एवरेज, 8 प्लस 2 का मतलब 10, 10/2 इसका मतलब 5 कूलम्स। तो जब दोनों के चार्जेस अलग है, ये 8 है और ये 2 है, दोनों को कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा मालूम, ये दोनों बराबर से डिवाइड कर लेंगे आपस में, एवरेज कर लेंगे 8 प्लस 2/2। अब इसके पास कितना होगा 5 कूलम्स और इसके पास कितना होगा 5 कूलम्स, दोनों का बीच का डिस्टेंस सेम है। अच्छा, ये कब, ये अगर दोनों पॉजिटिव चार्जेस है तो ऐसा करेंगे। समझ में आ रही है बात आप लोगों को? दोनों का एवरेज करने के बाद जो भी आएगा वो आपस में बांट लेंगे, बराबर से बांट लेंगे। क्यों? ये जो कनेक्शन हम दे रहे हैं ना, काय के लिए दे रहे हैं कनेक्शन? अब मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ ताकि आपको जिंदगी में कभी डाउट नहीं हो। अब देखो यहाँ पर ये एक बड़ा सा टैंक है और बीच में वॉल है, समझो बीच में वॉल है, ठीक है, और यहाँ पर पानी लेवल यहाँ तक है और यहाँ पर पानी लेवल यहाँ तक, ठीक है, दोनों का लेवल अलग अलग है। और यहाँ पर ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2, दोनों के बीच का दीवार है, दोनों अलग अलग चार्जेस में। अभी हम क्या करें मालूम, एक छोटा सा गैप बना देंगे बीच में। जब छोटा सा गैप बना देंगे यहाँ पर, ठीक है, तो क्या होगा, ये गैप बना देंगे तो पानी जो है ना यहाँ से बहकर यहाँ पर आएगा। कब तक आएगा, दोनों का लेवल बराबर होने तक आ जाएगा, ठीक है। तो ये हायर चार्ज था, ये लोअर चार्ज था, बीच में अगर कनेक्शन दे दिए, दोनों के बीच के अंदर सुराख डाल दिए तो क्या होता, देयर लेवल्स बिकम सेम, ये घटेगा ये बढ़ेगा। उसी तरह ये 8 घटेगा और 2 बढ़ेगा। ये 8 कितना घटेगा, ये 8 में से 3 कम हो गए, 3 कूलम्स कम हो गए 5 बनेगा, और 2 में 2 कूलम्स ज्यादा हो, 3 कूलम्स ज्यादा, ये कितना कम होगा वो उतना ज्यादा होगा। ये 3 कूलम्स कम हो गए 5 कूलम्स बनेगा, ये 3 कूलम्स ऐड हो गए 5 कूलम्स बनेगा, कम और ज्यादा। तो लेवल्स डिफरेंस थे ना, दोनों के बीच कनेक्शन की, तो क्या हो रहा है, लेवल सेम हो रहा। नाउ देयर पोटेंशियल इज गोइंग टू बिकम सेम हियर। समझ में आ रही बात? ओके, तो ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट। अब इतना अच्छा समझा रहा हूं मैं आप लोगों को, ये तो ठीक है, मगर जब नेगेटिव पॉजिटिव आया तो क्या करेंगे आप? अब देखो एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, ये 2 कूलम्स है, ये Q1, और ये Q2 क्या है, -8 कूलम्स है। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों को बीच में एक कनेक्शन दे रहे हैं। कनेक्शन देके फिर से क्या करेंगे, दोनों के कनेक्शन को कट भी कर देंगे। कट करने के बाद जब नया जो चार्ज बनेगा वो क्या रहेगा, हमें कुछ पता नहीं, ये क्या बनेगा हमें कुछ पता नहीं, समझेंगे, मगर हम मालूम करेंगे कैसा बनेगा। दोनों का बीच के अंदर कनेक्शन अगर दे दिए तो क्या होता, ये 2 कूलम्स था, ये -8 कूलम्स था, अभी क्या बनेगा, दोनों कनेक्शन देंगे तो दोनों का एवरेज बनेगा 2 प्लस ऑफ -8 होल डिवाइडेड बाई 2। तो क्या हो रहा है, 2 - 8/2, ये हो गया -6/2, इसका मतलब -3 कूलम्स। जो अब जो नया चार्जेस दो भी बन रहे हैं, ये भी माइनस बन रहा है, ये भी माइनस बन रहा है, क्योंकि एवरेज कर दिया हम। क्योंकि नेगेटिव वाला चार्ज डोमिनेटिंग कर रहा तो फाइनली नेगेटिव आएंगे दोनों, अगर पॉजिटिव वाला चार्ज डोमिनेट कर रहा तो फाइनली दो भी पॉजिटिव आएंगे। देखो ये कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो, मैं क्लियरली डेप्थ में आसानी के साथ समझाने की कोशिश करूँ, ठीक है। तो अब जो नया चार्ज बनेगा ये क्या होगा, 3 कूलम्स, और ये भी -3 कूलम्स बनेगा। समझ में आ रही बात आपको? जस्ट दोनों का एवरेज करना, कनेक्ट कर दिया मतलब एवरेज करना, बस ऐड करके डिवाइड करना, बस ऐड करके डिवाइड करना, ऐड करना और डिवाइड करना। अभी देखो नेक्स्ट एग्जांपल बोलता हूं मैं आप लोगों को, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज 8 कूलम्स है और नेगेटिव चार्ज -6 कूलम्स। ओके, दोनों ऐसे। अब हम क्या करें, दोनों को
बीच के अंदर एक कनेक्शन दे दो, दोनों को कनेक्ट कर। अब क्या होता, दोनों चार्जेस एवरेज बनेंगे यहाँ पर, कनेक्ट करके फिर जुदा कर देंगे, कनेक्ट करके हम फिर से कनेक्शन को काट देंगे। जब कनेक्ट कर दिए तो यहाँ पर गोलमाल होता था, वो गोलमाल क्या चीज है, दैट इज गोइंग टू बिकम 8 प्लस ऑफ -6, 8 प्लस ऑफ -6/2 बनेगा। तो 8 -6/2 is going to become 2/2 which is nothing but 1। तो अभी जो आएगा यहाँ पर 1 को पॉजिटिव आ रहा ना, तो इसका मतलब दो के दो पॉजिटिव बनेंगे। जब पॉजिटिव डोमिनेट है तो फाइनली दो भी पॉजिटिव आएंगे, नेगेटिव चले जाएंगे। अगर नेगेटिव डोमिनेटिंग है तो लास्ट में दो भी नेगेटिव बनेंगे। ओके, ये इसका सिंपल सा आसान सा कॉन्सेप्ट। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो इस तरह के प्रॉब्लम्स आपको समझ में आए होंगे। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया तो मैं और एक बार आपको समझाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को। देखो, ये डायरेक्टली कितना आसानी से आ गया, अभी आपका शॉर्टकट बन गया ना। तो ये हो गया आपका शॉर्टकट। जब कभी भी कोई भी अनचार्ज बॉडी ले आके इसको टच करेंगे, फिर ले आके इसको टच करेंगे, अनचार्ज बॉडी को हटा देंगे, दोनों के बीच का चार्जेस क्या बचेंगे अभी, क्या बचेंगे हम देखेंगे। अभी देखो आपको आहिस्ता से, ये तो शॉर्टकट हो गया ना, तो शॉर्टकट को याद रखो आपको। बगैर शॉर्टकट के मैं एक बार समझाऊंगा। आंसर कितना है 6 न्यूटन। अगर हमको शॉर्टकट अगर नहीं मालूम है तो कितना बड़ा प्रोसेस करना पड़ेगा आपको, देखो हाउ मच बिग प्रोसेस यू हैव टू फॉलो, कितना बड़ा प्रोसेस याद रखना पड़ेगा। ये अनचार्ज बॉडी है बीच में, ये अनचार्ज बॉडी है जिसके अंदर जो चार्ज है ना 0 है। अब ये जाकर क्या करेगा, इससे टच करेगा, इसको टच करेगा, इसको टच करके क्या होगा, अलग हो जाएगा। जब इसको टच करके अलग हो गया, इसके अंदर कुछ भी नहीं था, इसके अंदर चार्ज था। अभी नया जो चार्ज है इसके अंदर क्या होगा, Q/2, इसके अंदर होगा Q/2, उसके अंदर भी क्या होगा, Q/2। ठीक है, अब ये पॉजिटिव हो गया। हा? अब हम इसको क्या कर रहे हैं, ये Q/2 को ले जाकर फिर इसके साथ कॉन्टैक्ट में लाना। ठीक, इसके साथ कॉन्टैक्ट में लाना। ठीक, क्यों, ऑलरेडी इसमें Q था, इसमें Q/2 है। अब क्या होगा, मैं क्या बोला अभी, ये Q है, ये Q/2 है, दोनों का एवरेज करो, Q प्लस Q/2 ऐड करके डिवाइड बाई 2 करो। तो क्या हो रहा है, ये 3Q/2 डिवाइडेड बाई 2 विच इज नथिंग बट 3Q/4 बन। ठीक है, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब ये जो है ना, ये ऊपर वाला चार्ज जो नए नए सिरे से जो बन रहे हैं, अभी क्या होगा ये, और ये क्या होगा सेकेंड फेज के अंदर, इसके अंदर आ गया Q/2। और ये जो इसको टच करने के बाद इसमें भी 3Q/4 होगा, इसमें भी 3Q/4 होगा, डिस्टेंस तो सेम होगा, डिस्टेंस तो सेम होगा। पहला जो फोर्स था F1 क्या था, 16 था। अब जो नेक्स्ट जो फोर्स आ रहा है वो कितना बोल के पूछ रहा, P एंड S के बीच में। अभी देखो, तो F2 इज गोइंग टू बिकम प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। देखो, प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, F2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दोनों को प्रोडक्ट कर दो, Q/2 एंड 3Q/4। F1 क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, दोनों सेम थे ना, पहले पहले दोनों भी सेम थे, तो Q² डाल दो। अभी दोनों बदल गए, पहले इसको कॉन्टेक्ट करके Q/2 हो गया, फिर ये Q/2 वाले को लेकर इसमें कॉन्सेंट कर, तो दोनों का एवरेज 3Q/4 3Q/4, इसके अंदर 3Q/4। अब नया जो चार्ज अनचार्ज बॉडी है इसके अंदर भी 3Q/4 होगा। ओके, अभी दोनों को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर तो क्या हो रहा, 3Q² 4 to 8 होगा। ठीक है, तो F2 इज इक्वल टू Q² के प्लेस में क्या बन रहा, F1। सो 3Q/3/8 Q² के प्लेस में डालेंगे F1। ओके, और F1 ये 8, ये 3/8 और Q² के प्लेस में F1 डाल दी। सो अब देखो आंसर आ गया ना, यहाँ F1 कितना था, दोनों के बीच का 16, 8 1 8 2 3 2 16। इसका मतलब क्या है, अब बस जब कभी भी ये जो गन शॉट क्वेश्चन है ये बार बार रिपीट हो रहा, नीट में 2025 में फर्स्ट क्वेश्चन है। देखो मेरे पास जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक है, ओके, मैं आप लोगों को बताऊंगा ये बुक, जिसके अंदर आपको फर्स्ट क्वेश्चन वही चले देख रहे हैं आप लोगों को 2025 के अंदर, अच्छी तरह से देख लो। 2025 का लेटेस्ट क्वेश्चन है। परेशान हो गए बच्चे इस क्वेश्चन को देखकर, कितना परेशान हुए देखो, इतना बड़ा क्वेश्चन, और फाइनली क्या है आंसर, 3F/8, 3F/8 जो हम पहले। तो इसका मतलब क्या है, इसलिए मैं बच्चों को क्या बोलूँ हमेशा, आजकल बच्चों को मैं क्या बोल रहा हूँ, हम लोग देखो 3F/8 इसका आंसर है। जेई मेंस 2018 का क्वेश्चन, जेई मेंस का क्वेश्चन क्या करा, नीट में रिपीट कर रहा, इसलिए मैं क्या कर दिया बच्चों को, जितने भी नीट के रिपीटर्स है सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर यानी कि 11th 12th क्लास के बच्चों को क्या बोल रहा हूँ मैं, भाई आप लोग नीट की जो प्रीवियस ईयर की बुक है बाजू फेंक दो, क्योंकि इसके अंदर बहुत कम मॉडल्स है और ये इजी है। आज के जो क्वेश्चन जो पेपर आ रहा ना बहुत टफ आ रहा। 2025 के बाद बच्चों का जो है हिम्मत इतना हार गया बच्चा है,
बहुत सारे बच्चे लोग रिपीटर्स जो है ना, आप फिर नीट नहीं लिख रहे, बहुत सारे लोग ड्रॉप हो और नीट का डिमांड कम हो। अब बच्चे जो है बहुत हार्ड प्रिपेयर हो, क्योंकि पेपर टफ आ रहा है और आइंदा भी टफ आएगा। क्योंकि नीट ये जो है ना, क्या बोलते हैं इसको, जो कंडक्ट कर रहा है एनटीए, एनटीए बहुत बदनाम हो, बेकार पेपर दे रहा, सबको जो है 720 सौ के बच्चों को 720 आ रहे, कैसा पेपर दे रहा, मुझे बदनाम कर दिया, तो उसको ईगो हर्ट बॉस, इसलिए क्या कर रहा, हार्ड पेपर दे दिया लास्ट ईयर से। मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चों को, आप ये वाला बुक आपको प्रिपेयर नहीं होना है। आपको जो है, अभी देखो मैं लेटेस्ट बुक जो खरीदा, बताता हूँ आप लोगों को, बच्चों को बोल रहा हूँ मैं, नीट के लिए आप लोग नीट का पेपर प्रिपेयर मत हो, आप लोग ये वाला ले लो, जेई मेंस का प्रिपेयर हो जाओ, नीट को बाजू रख दो। जेई मेंस के अंदर जो है ना, ये 24 ईयर्स का जेई मेंस का क्वेश्चन पेपर है, इसके अंदर 3,500 क्वेश्चन, 3,500 क्वेश्चन, ठीक है। अगर डेली 20 क्वेश्चन करेंगे, डेली अगर 20 क्वेश्चन करेंगे तो 7 महीने के अंदर कंप्लीट होगा ये। डेली अगर 20 क्वेश्चन करेंगे 7 मंथ्स के अंदर 3,500 क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं आप। तो आप लोग जो है ना, सिर्फ जेई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी अगर कर लिए ना, इट्स वेरी इजी फॉर यू टू क्रैक नीट। अब सिर्फ हम प्रीवियस ईयर के नीट के प्रॉब्लम्स करेंगे बोले तो आप नहीं होता, जेई मेंस के प्रॉब्लम्स करना पड़ता, क्यों, टफनेस बढ़ गया, टफनेस बढ़ गया, ठीक है। तो अभी आप लोगों को बहुत सारे टेक्निक्स बोलूंगा मैं, देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ जाएंगे। A small uncharged conducting sphere is placed in contact with identical sphere. ओके, एक अनचार्ज कंडक्टर बोल के बोला, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, मतलब चार्ज इज गोइंग टू बी जीरो। और एक चार्ज कंडक्टर है, वो भी पॉजिटिव चार्ज है, और उसका चार्ज कितना है, 4 इंटू 10⁻⁻8 कूलम्स बोल के बोला, ठीक है। 4 इंटू 10⁻⁻8 कूलम्स बोल के अनचार्ज कंडक्टर लेकर चार्ज कंडक्टर से क्या करा, कॉन्टैक्ट में लेकर गए। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स रिपीट हो रहे हैं भाई, क्या करेंगे, अब करना पड़ता, बहुत सारे मॉडल्स दिया इसके अंदर। देखो अब कॉन्टैक्ट में आ जाएगा तो फिर नेक्स्ट क्या होगा, कॉन्टैक्ट में आने के बाद कॉन्टैक्ट को कनेक्शन को निकाल भी दीजिए, कनेक्शन को निकाल दिए तो फिर नया चार्ज क्या होगा, ये भी प्लस होगा, ये भी प्लस होगा, क्योंकि आधा आधा कर लेंगे ना, इसमें कुछ भी नहीं था, इसमें कुछ था, दोनों का आधा आधा, इसका मतलब क्या हो गया, ये 2 इंटू 10⁻⁻8 कूलम्स हो गया, और ये भी 2 इंटू 10⁻⁻8 कूलम्स हो गया, और दोनों का बीच का डिस्टेंस सेम बोलते हैं, एंड द डिस्टेंस अदर द फोर्स ऑफ, क्या पूछा, डिस्टेंस पूछा सर, डिस्टेंस पूछा, ठीक है, रिमूव to the distance such that the force of repulsion, okay, the distance between them, distance between them कितना बोलते हैं पूछ, okay, ठीक है, डिस्टेंस हम मालूम कर सकते हैं, आसान है। अभी देखो दोनों का बीच का रिपल्शन फोर्स है, रिपल्शन फोर्स मतलब अपोजिट डायरेक्शन में रिपल होंगे लोग, दे आर गोइंग टू रिपल इन अपोजिट डायरेक्शन, देयरफॉर F is going to become how much now, F का मतलब क्या है, 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square। अब फोर्स दे दिया, फोर्स कितना दिया, देखो 9 इंटू 10⁻³ बोल के दे दिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या है, 9 इंटू 10⁻9, 9 इंटू 10⁻9, तो Q1 Q2 को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जा 4, 4 इंटू 10⁻⁻60 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ठीक है। अब 9 9 चलेगा, 9 9 चलेगा, R स्क्वायर इधर डालो, 10⁻9 10⁻⁻60, और ये क्या हो गया, 10⁻⁻3, ठीक है, 10⁻⁻, तो R स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁻⁻3 ऊपर आ गया तो प्लस प्लस हो जाएगा ना, मतलब 10⁻9 प्लस 3 क्या होगा, 12 हो जाएगा, इंटू 10⁻⁻16, ओके। अब क्या होगा, ये R स्क्वायर इज इक्वल टू, ये दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 10⁻12 - 16 मतलब -4, इसका मतलब R क्या होगा, 10⁻-2, इसको स्क्वायर करेंगे तो 10⁻-2 मीटर्स है, इसका मतलब 10 सेंटीमीटर आपका, कितना 1 सेंटीमीटर है, कुछ मिस हो गया हम लोग, हाँ 4 मिस हो गए, ये 4 मिस कर दिया, यहाँ पर 4 आएगा, 4 इंटू यस, तो 4 इंटू 10⁻⁻4 आएगा, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, 4 इंटू 10⁻⁻4 मतलब 2 इंटू 10⁻⁻2 आएगा, इसका मतलब ये मीटर्स में है तो 2 सेंटीमीटर आपका आंसर होगा, 2 सेंटीमीटर आपका आंसर होगा। इस तरह हम सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम, ठीक है। अब देखो ये पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q इज प्लेस्ड एट रेस्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होके बोल, ठीक है, ये हो गया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पार्टिकल ऑफ चार्ज q, ओके। तो हम समझेंगे इसको पॉजिटिव चार्ज और ये वाला नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब एक चार्ज बॉडी को यहाँ पर रख दिया हम पॉजिटिव चार्ज, जिसका चार्ज q है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ये पॉजिटिव को ले आके पॉजिटिव के पास रखेंगे तो ये भाग कर जाएगा नेगेटिव की तरफ, ये भाग कर जाएगा नेगेटिव की तरफ, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, इसके बीच का जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इट इज टेकन एज E,
ये इज गिवन एज ई। नाउ क्या बोल के पूछ रहा, काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा। काइनेटिक एनर्जी मतलब सबसे पहले इसका फाइनल वेलोसिटी मालूम करो। ओके, सो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू जीरो है। ओके, तो यहां पर मैं बोला था कि ये जो फोर्स है दोनों के बीच का फोर्स, इसके ऊपर जो फोर्स काम करेगा वो होगा क्यू इंटू ई। ओके, तो फोर्स क्या होगा, क्यू इंटू ई। इसके बारे में मैं ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में बताया। ऑलरेडी फोर्स एम इंटू ए न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक दोनों सेम है, तो एम इंटू दोनों फोर्स इक्वल है ना, तो एम इंटू ए इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। सो ए इज इक्वल टू क्यू ई बाई एम। तो एक्सेलरेशन के प्लेस में क्या डालेंगे हम लोग, क्यू ई बाई एम इंटू टी डालेंगे। ओके ओके, तो डिस्टेंस दिया गया यहाँ पर, डिस्टेंस दे, तो डिस्टेंस देना मतलब डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करना। ओके, टाइम का फॉर्मूला काम नहीं आता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो क्या है डिस्टेंस का फॉर्मूला, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को यूज करेंगे। इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, ये उड़ जाएगा। ओके, और यस डिस्टेंस क्या बोल के बोल रहा है, डिस्टेंस डिस्टेंस वाई बोल, तो उसका मतलब यस के प्लेस में वाई डालेंगे, हाफ ए के प्लेस में डालेंगे क्यू ई बाई एम। ओके, क्यू ई बाई एम। काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा ना हमको, तो काइनेटिक एनर्जी किस तरह मालूम करेंगे मैं आपको बताऊँ, आसान तरीके में आपको समझाऊँ। ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज। ओके, तो ये पॉजिटिव चार्ज इनिशियल वेलोसिटी इक्वल जीरो, यहां से बढ़कर यहां जाएगा, यहां से बढ़कर यहां जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 3x। ये फॉर्मूला अगर हम यूज करेंगे तो आपको आ जाएगा, क्योंकि टाइम के बारे में यहाँ कहीं भी टाइम के बारे में डिस्कशन नहीं है, और इसलिए टाइम का फॉर्मूला काम यहाँ हमको कौन सा फॉर्मूला काम आएगा मैं आपको बता। अब यहाँ पर ये फॉर्मूला काम आएगा इनिशियल वेलोसिटी जीरो, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। बहुत आसान है देखो, 2a का मतलब क्या, क्यू ई बाई एम, अभी हम आपको समझाए। यस का मतलब वाई, ठीक है, तो वेलोसिटी इज गोइंग टू बिकम, क्यों अभी हम बोले ना, क्या बोल के बोले, फोर्स का मतलब क्यू इंटू ई बोले, और फोर्स का मतलब एम इंटू ए भी है। दो फॉर्मूला है फोर्स के, ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फॉर्मूला है, न्यूटन सेकंड लॉ का फॉर्मूला है। दोनों को अगर हम इक्वल करेंगे, एम ए इज इक्वल टू क्यू ई बनेगा, ये इज इक्वल टू क्यू ई बाई एम बनेगा। तो इसलिए हम क्या करें, ए के प्लेस में ए डाल दिए, और डिस्टेंस के प्लेस में क्या दिया, प्रॉब्लम के अंदर डिस्टेंस वाई बोल के, वाई बोल के डिस्टेंस दे दिया, इसलिए वाई डाल दिया। सो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा हमारे पास, हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ एम वी स्क्वायर के प्लेस में डालेंगे 2q बाई एम इंटू वाई। ओके, ये होगा फॉर्म। अब इसमें से क्या क्या चीजें कैंसिल होंगे देखते हैं, 2 कैंसिल हो जाएगा, एम कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, काइनेटिक एनर्जी इज गोइंग टू बिकम क्यू ई वाई बचेगा। ओके, क्यू ई वाई बचेगा, समझ में आई बात आप लोगों को, क्यू ई बचेगा, ठीक है, क्यू ई वाई बचेगा। तो बस करना क्या है आप लोगों को, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as डालना है। यू तो जीरो है स्टार्टिंग में, तो वी स्क्वायर वैसे रखना है, इसको करेंगे क्यू ई बाई एम, और डिस्टेंस क्या बोल के देगा, वाई बोल के देगा, एस के प्लेस में वाई डालेंगे। बस काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या करेंगे, हाफ एम से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी हाफ एम से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 कैंसिल हो जाएगा, एम कैंसिल हो जाएगा, क्यू ई वाई हो गया आंसर। इतना आंसर आसान तरीके में समझा हम लोग आपको। ओके, तो ट्रायल एंड एरर मेथड के अंदर अब नेक्स्ट जो है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स किस तरह काम करेंगे, हाउ द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर गोइंग टू एक्ट। अभी देखो, कोई भी अगर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ले लिए, पॉजिटिव ले लो या नेगेटिव ले लो, ठीक है, दोनों के अतराफ क्या होगा, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ये दोनों के अतराफ में जो है ना एक फील्ड रहेगा, फील्ड। ओके, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, चाहे पॉजिटिव ले लो या नेगेटिव, दोनों के अतराफ में इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जब रहेगा तो हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कौन से डायरेक्शन में होंगे, अंदर से बाहर की तरफ आएंगे या बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे, और वो कैसा डिसाइड करेंगे हम लोग, दैट इज डिसाइडेड बाय टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्या होगा, हमेशा टेस्ट चार्ज होगा पॉजिटिव चार्ज, इसका Q इज गोइंग टू बिकम 1 कूलम, 1 कूलम। टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव चार्ज लेना है, टेस्ट चार्ज को नेगेटिव चार्ज नहीं लेना है, तो हमेशा टेस्ट चार्ज इज गोइंग टू बिकम पॉजिटिव चार्ज। अब हमको डिसाइड करना है लाइंस ऑफ फोर्स, तो हम आसानी से करेंगे क्या, अभी हम करेंगे क्या, टेस्ट चार्ज ले जाकर छोटा सा चार्ज यहाँ रखेंगे, तो इसके ऊपर कैसा जाएगा, वो कैसा काम करेगा, ये वाला उसको इस तरफ भगाएगा। अगर टेस्ट चार्ज यहाँ रखेंगे तो इस तरफ जाएगा, यहाँ रखेंगे तो इस तरफ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पॉजिटिव चार्ज को किस तरफ होंगे, इट विल बी अवे, इट विल बी अवे फ्रॉम द सेंटर। तो कौन से कौन डिसाइड करे, वो पॉजिटिव चार्ज डिसाइड करे। अब देखो यहाँ पर अगर टेस्ट चार्ज रख दिए तो क्या होगा, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, टेस्ट चार्ज
एक नेगेटिव चार्ज अगर यहाँ पर हम टेस्ट चार्ज पॉजिटिव यहाँ पर रखें तो क्या होगा, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, इसको जो है ये वाला अट्रैक्ट करेगा। अगर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज यहाँ रखेंगे तो इस तरह अट्रैक्ट करेगा, यहाँ रखेंगे तो इस तरफ अट्रैक्ट करेगा, इस तरफ अट्रैक्ट करेगा। सो टेस्ट चार्ज को पकड़ के हम डिसाइड करेंगे एरोस का डायरेक्शन। सो अब इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट लाइंस बोलेंगे, इसको बोलेंगे डाइवर्जेंट लाइंस और इसको बोलेंगे कन्वर्जेंट लाइंस। ठीक है, इसको बोलेंगे कन्वर्जेंट। डाइवर्जेंट मतलब सेंटर से बाहर आएंगे, कन्वर्जेंट मतलब बाहर से अंदर जाएंगे, बाहर से अंदर जाए, ये अंदर से बाहर जाए, कन्वर्जेंट। तो नेगेटिव के अंदर कन्वर्जेंट लाइंस इसलिए है क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव को खींचता और पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करता है, धक्का मारता है, इसलिए आगे। तो लाइंस कभी भी डिसाइड करो तो पॉजिटिव से डिसाइड करो। ठीक है, अच्छा अभी देखो, एक पॉजिटिव और एक पॉजिटिव के पास रखेंगे तो रिपल्शन रहेगा। तो लाइंस ऑफ फोर्स कैसा रहेंगे, लाइंस ऑफ फोर्स इस तरह, ओके। और कैसा रहेंगे, अवे अवे, आउटसाइड रहेंगे, क्योंकि पॉजिटिव को आउटसाइड रहेंगे, रिपल्शन है ना यहाँ पर, ये रिपल्शन। अगर ये पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो कैसा रहेंगे, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, इसका मतलब दोनों के बीच का अट्रैक्शन है, तो दोनों क्या है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब क्या है देखो, अब लाइंस किस तरफ जाएंगे, इस तरह से देखो। अब लाइंस जो है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएंगे, पॉजिटिव अवे और नेगेटिव टुवर्ड्स। वो क्यों, क्योंकि जब कभी भी आप लोग टेस्ट चार्ज यहाँ पर रखेंगे, पॉजिटिव चार्ज, ये रिपेल हो गया, यहां से रिपेल हो गया, यहाँ पर जाएगा, यहाँ से रिपेल हो गया, यहाँ पर जाएगा। तो ये हमेशा ऐसा है। अभी देखो मैं आप लोगों को थोड़ा समझाता हूँ प्रैक्टिकली, उंगलियों को इस्तेमाल करके समझा। अगर दोनों पॉजिटिव है तो करीब लाएंगे तो लाइंस जो है ना इस तरह दूर चलेगी और हट जाएंगे वो। पॉजिटिव पॉजिटिव लाएंगे नजदीक तो दोनों रिपेल होके दूर हट जाएंगे, रिपल्शन ऑफ फोर्स मतलब फोर्स अवे फ्रॉम देम। अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो क्या होता है, दोनों अट्रैक्ट होकर बॉन्ड फॉर्म। ओके, अगर एक नेगेटिव है और दो भी नेगेटिव है तो भी क्या होता है, इस तरह रिपल्शन। समझ में आ रही बात। तो ये हो गया मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। अब देखो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन व्हिच इज गिवन। अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दोनों पॉजिटिव है या नेगेटिव है या क्या। okay? देखो अभी कॉन्सेप्ट में समझा आप लोगों को, अब आपको समझ में आना चाहिए कि दोनों क्या है। एक तो क्या है, लाइंस चार्ज की तरफ जा रहे हैं, लाइंस चार्ज की तरफ जा रहे हैं मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर टेस्ट चार्ज रखती है तो पॉजिटिव चार्ज अंदर की तरफ जा रहा, मतलब ये क्या है, नेगेटिव है। अगर यहाँ पर भी टेस्ट चार्ज यहाँ रख दिए तो अंदर की तरफ जा रहा, हाँ? अंदर की तरफ जा रहा मतलब ये भी नेगेटिव चार्ज है। और दोनों नेगेटिव, अभी क्या बोला मैं, दोनों रिपेल होंगे बोला ना, एक नेगेटिव और एक नेगेटिव के पास आएगा तो फिर इस तरह रिपेल हो जाएंगे, लाइंस जो है ना जुदा हो जाएंगे, मिलेंगे नहीं, बॉन्ड फॉर्म होगा नहीं, एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करने की वजह से लाइंस इस तरह चले जाएंगे। समझने की कोशिश करो, ठीक है। तो अभी आप लोगों को मैं समझा दिया, व्हाट इज द आंसर। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो आसानी से डाल सकते हैं। तो बोथ आर नेगेटिव, इसका आंसर बोथ आर नेगेटिव चार्जेस। तो बोथ आर नेगेटिव चार्जेस कब पूछा है, 1994 नीट में पूछा, और जेई मेंस में भी पूछते रहा ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरह हम सॉल्व करेंगे। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट हम करेंगे फ्लक्स के बारे में। फ्लक्स का मतलब क्या है, सी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब वही अभी जो हम डिस्कस करें वो सब फ्लक्स ही है। ये सारी चीजें क्या है, ये फ्लक्स। इसको क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फ्लक्स बोलते बोलते। ओके, अगर नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फ्लक्स बोलते बोलते। ये कन्वर्जेंट है और ये डाइवर्जेंट इलेक्ट्रिक लाइंस। ये पूरे इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस बोलते हैं, इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस बोलते बोलते। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय फाइव लेटर, फाइव बोलते हैं इसको, फाइव। दिस इज टेकन एज फाइव, PHI, फाइव बोलते हैं इसको, ये फाइव। तो हाउ डू यू डिफाइन दिस इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फ्लक्स, कैसा डिसाइड करेंगे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फ्लक्स को, किस तरह हम डिफाइन करेंगे। इट इज ए डॉट प्रोडक्ट ऑफ E डॉट S। ओके, इट इज ए डॉट प्रोडक्ट ऑफ E डॉट S। ये इसको हम थोड़ा अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं, और थोड़ा डीपली समझने की कोशिश करते हैं। ओके,
ओके, ये एक पॉजिटिव चार्ज है। ये एक पॉजिटिव चार्ज है, इसके अतराफ जो है लाइंस बाहर की तरफ आ रही है। देखो अच्छी तरह से पूरे के पूरे लाइंस पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ आ रही है। ठीक है, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब क्या? इंटेंसिटी का मतलब यहां पर जो लाइंस है, अगर लाइंस एक दूसरे के एकदम ज्यादा करीब है, मतलब लाइंस इतना ज्यादा करीब है। अब देखो, अगर लाइंस में और थोड़ा डाल दिया, इफ आई ड्रॉ सम मोर लाइंस, इतने ज्यादा लाइंस डाल दिया कि एकदम करीब करीब है, इसका मतलब क्या है मालूम आप लोगों को? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है भाई। लाइंस अगर एकदम करीब है तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है भाई, दिस इज वेरी स्ट्रांग। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को किस तरह डिफाइन करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब फ्लक्स पासिंग पर यूनिट एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब क्या है? इंटेंसिटी का मतलब इसके अंदर फील्ड स्ट्रांग है या वीक है, कैसा डिसाइड करेंगे हम लोग? अगर ज्यादा लाइंस है तो ज्यादा स्ट्रांग है, अगर कम लाइंस है तो कम स्ट्रांग है। तो हम कैसा डिसाइड करेंगे? फ्लक्स पासिंग पर यूनिट एरिया। हम क्या करेंगे, एक एरिया ले लेंगे यहाँ पर। वी विल कंसिडर वन एरिया, एक एरिया ले लेंगे। ठीक है, अब इस एरिया के अंदर ज्यादा लाइंस पास हो रहे। ठीक है, कौन सा एरिया? एरिया विच इज इक्वल टू वन यूनिट, वन स्क्वायर यूनिट समथिंग। एरिया कितना है? वन स्क्वायर यूनिट ले लें, एक एरिया ले लें। इसमें से अगर ज्यादा लाइंस पास कर रहे हैं, मैग्नेटिक लाइंस, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फ्लक्स को 5 बल के डिवाइड करें, 5 बल के डिनोट करते हैं। इफ मोर लाइंस ऑफ फ्लक्स आर पासिंग पर यूनिट एरिया, इतना सा एरिया के अंदर 3 लाइंस पास हो रही, इसके बजाय और ज्यादा लाइंस अगर पास हो रही तो क्या होगा? अब देखो, इसके बजाय और ज्यादा लाइंस पास हो, इतने लाइंस पास, इतने सारे लाइंस पास, इसका मतलब फ्लक्स ज्यादा हो गया। इतने एरिया के अंदर ज्यादा लाइंस पास हो रहे तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा। तो अच्छी तरह से याद रखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है? अभी एक पॉजिटिव चार्ज के अतराफ देयर इज अ फील्ड। ओके, वो फील्ड स्ट्रांग भी हो सकता, गोइंग टू बी वीक भी हो सकता। अगर फील्ड स्ट्रांग है तो ज्यादा लाइंस बनेंगे। द स्पेस और रीजन सराउंडिंग द चार्ज इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को किस तरह डिफाइन करेंगे? जितना ज्यादा फ्लक्स लाइंस थोड़े से एरिया में से निकल के आएंगे, उतना ज्यादा इंटेंसिटी होगी, फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्ट्रांग होगी। अगर कम लाइंस पास होंगे तो कम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको दिस इज टेकन एज E इज इक्वल टू फाइव ई बाई ए, वरना इसको क्या बोल के लिख सकते हैं? फाइव इज इक्वल टू ई ए। ओके, देखो यहाँ पर अच्छी तरह से, इसको हम थोड़ा सा आसान समझाने की कोशिश, इसी से आया फ्लक्स फाइव इज इक्वल टू ई इंटू ए होते आ गया। हम यहाँ पर डालेंगे ई डॉट ए, ई डॉट ए, दोनों डॉट्स है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी वेक्टर है, एरिया भी वेक्टर है, और ये फ्लक्स जो है ना, ये स्केलर है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम? स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। ओके, अगर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद अगर स्केलर आ रहा तो उसको बोलेंगे स्केलर प्रोडक्ट। दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद भी वेक्टर आ रहा तो उसको बोलेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, और इट्स कॉल्ड एज वेक्टर प्रोडक्ट। अब ये स्केलर प्रोडक्ट है, इसका मतलब फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, दोनों भी वेक्टर्स है, जो रिजल्ट आ रहा वो स्केलर, ये स्केलर। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी योर फॉर्मूला। अब इसके बाद इसको सॉल्व करना इजी हो जाएगा। अभी एक प्लेट है, एक प्लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस तरफ जा रहा है। ओके, देखो एरियल वेक्टर हमेशा याद रखो, कोई भी अगर हम एरिया ले रहे तो उसका वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर ही ले, एरिया भी वेक्टर है और एरियल वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलरली रहता। ओके, परपेंडिकुलरली रहता। अब ये प्लेट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्लेट के पैरेलली है, तो एरिया हमेशा ये पेन की तरफ होगा। पेन जो देख रहे हैं ना आप लोग, परपेंडिकुलरली है ना पेन। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पेन दोनों का बीच का एंगल क्या हो गया? थीटा। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया, और हमारा फॉर्मूला क्या बोल रहा? फ्लक्स इज इक्वल टू ई एस कॉस 90, ई बार एस बार कॉस 90। इसका मतलब फ्लक्स हो गया जीरो। क्यों? कॉस 90 जीरो है, कॉस 90 जीरो है। एक तो देखो, ये इलेक्ट्रिक, ये फ्लक्स लाइंस है, देखो अच्छी तरह से, ये जो है ना फ्लक्स लाइंस है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई, और ये अच्छी तरह से देखो, ये लाइंस है, ये वाला एरियल वेक्टर, ये ऊपर की तरफ है, ये दोनों ऐसा है, तो दोनों का बीच का एंगल क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया ना, तो 90 डिग्री है, इसलिए क्या हो रहा? फ्लक्स फाई इज इक्वल टू कॉस 90 जीरो, तो फ्लक्स टोटली गोइंग टू बी जीरो। इसी तरह का और एक प्रॉब्लम भी दिया है यहाँ पर, ये भी देखो, ये एरिया है और लाइंस पैरेलली जा रही, लाइंस पैरेलली जा रही, तो इसका मतलब अब ये एरिया का जो एरियल वेक्टर है वो परपेंडिकुलरली पेन के डायरेक्शन में होगा इसका।
ये अगर प्लेट लाइंस है इसको ऐसा डाल देंगे तो पेन ऐसा आएगा, ये ऐसा है, इसको ऐसा देखेंगे तो इस तरह दिखेगा। तो एंगल थीटा, यहाँ पर भी एंगल थीटा इज इक्वल टू 0। सो फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई एस कॉस 90। ओके सॉरी, ये फ्लक्स लाइंस, ये वाला एरियल वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल कितना, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। सो फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई एस कॉस 90, ये भी 0 है। ठीक है, तो आज के लिए हम इसको स्टॉप करेंगे। आपको समझ में आया तो कमेंट करो, समझ में आया, नहीं समझ में आया तो मेरे को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो कि कहाँ पे नहीं समझ में आ रहा। हम कल से इंटरेक्टिव क्लास लेने की कोशिश करेंगे, गूगल मीट के अंदर क्लास लेंगे ताकि आप लोग हमसे बात कर सकेंगे। ठीक है, आप लोग डायरेक्टली हमसे बात करेंगे। ठीक है, सो डाइपोल के बारे में हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो डाइपोल इज हैविंग वन पॉजिटिव चार्ज एंड वन नेगेटिव चार्ज। ओके, तो यहाँ पर बीच में थोड़ा डिस्टेंस रहेगा। तो सेंटर से ये यहाँ से यहाँ तक लेंथ एल और यहाँ से यहाँ तक लेंथ एल, और ये होगा पॉजिटिव चार्ज, ये होगा नेगेटिव चार्ज। बंद करो। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब क्या है, एक ऐसा बॉन्ड है दोनों चार्जेस के बीच में, एक कोवलेंट बॉन्ड है, दोनों फिक्स्ड लेंथ में है, और हमेशा हम मेजर करेंगे बीच से यहाँ तक का लेंथ एल और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ एल। और इसका मतलब क्या है, दोनों का बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, 2l। ओके, 2l है दोनों का डिस्टेंस। अभी देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो लेटर है, इट इज डिनोटेड बाय लेटर पी। इलेक्ट्रिक डाइपोल मैं आगे बता चुका हूं, फिर भी एक बार रिवाइज करा रहा हूं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब पी। ओके, इसका डेफिनेशन क्या है, दोनों में से कोई एक चार्ज ले लो एंड उसको डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। इलेक्ट्रिक डाइपोल इज नथिंग बट एनी वन ऑफ द चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। ओके, कोई एक चार्ज ले लो और दोनों चार्जेस का बीच का डिस्टेंस ले लो, ये प्रोडक्ट को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल बोल के बोलते हैं। देयरफॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल इज नथिंग बट 2l into q। इलेक्ट्रिक डाइपोल इज नथिंग बट 2l into q, इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। अब हम इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को क्या कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दे रहे हैं। तो मतलब क्या, देखो लेट अस इमेजिन देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है अभी बता रहा हूं मैं तुमको। ओके, सो देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब लाइंस है, इमेजिनरी लाइंस है। लेट अस इमेजिन दीज इमेजिनरी लाइंस जो है ना ऊपर की तरफ, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऊपर की तरफ, और जो हम इलेक्ट्रिक डाइपोल ले रहे हैं वो इलेक्ट्रिक डाइपोल यहाँ पर है। तो यहाँ पर लेट अस इमेजिन एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, और यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर हाइयर पोटेंशियल, यहाँ पर देखो आप लोग, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पर हो गया पॉजिटिव चार्ज, हाइयर पोटेंशियल हो गया। और यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो गया नेगेटिव चार्ज, इसको बोलते हैं लोअर पोटेंशियल। आई थिंक यू आर एबल टू सी द बोर्ड प्रॉपर्ली। ओके, ठीक, देखो अब इलेक्ट्रिक डाइपोल हम ले लिए, नीचे पॉजिटिव चार्ज है, ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हमेशा कहां से कहां जाएंगे, दे आर ट्रैवलिंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम यहां पर रख देंगे, व्हेन यू कीप इन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वो उस पे फोर्सेस काम करेंगे। देयर आर फोर्सेस एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसको फोर्स ऊपर की तरफ काम करेगा, इसको फोर्स नीचे की तरफ काम करेगा। क्यों ऐसा, क्योंकि नेगेटिव को पॉजिटिव चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे और पॉजिटिव को नेगेटिव चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे। अच्छी तरह से देख लो, अभी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं और इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल समझो। ये जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर टार्क काम करेगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है ना इस तरफ मुड़ेगा और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के मुताबिक एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव को नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव को पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा। ओके, अब हम इसका डेरिवेशन समझाएंगे। इसके ऊपर टार्क काम करेगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टार्क, टार्क का मतलब क्या है, टार्क इज गिवन बाय लेटर टाउ। टार्क इज गिवन बाय लेटर टाउ। तो टाउ का मतलब क्या है, टार्क इज नथिंग बट फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस।
टार्क का मतलब क्या है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पर टार्क टाउ है, और फोर्स क्या है यहाँ पर, कभी भी कोई भी चार्ज के ऊपर जो फोर्स काम कर रहा है, इलेक्ट्रिक यानी कि इलेक्ट्रिक, ठीक है, कभी भी फोर्स काम कर रहा, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर फोर्स कैसा डिनोट करेंगे, एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई बोलेंगे। एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई काम कर रहा है नीचे की तरफ, और एक फोर्स क्या है, एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई काम कर रहा है ऊपर की तरफ। ओके, तो इसको क्या करेंगे हम, कपल भी बोल सकते हैं, कपल ऑफ फोर्सेस भी बोल सकते हैं, टार्क भी बोल सकते हैं। टार्क का मतलब क्या, कोई भी डाइपोल के अंदर कोई टर्निंग इफेक्ट, डाइपोल को अगर कोई चीज टर्न कर रही है तो उसको बोलेंगे टार्क। डाइपोल को कोई चीज टर्न कर रहा है तो उसको बोलेंगे हम टार्क बोलेंगे। ओके, टार्क का मतलब क्या है, कोई चीज को अगर टर्न कर रहे हैं हम तो उसको टार्क बोलेंगे। दो फोर्सेस काम कर रहे हैं यहां पर, इसको कपल ऑफ फोर्सेस भी बोल सकते हैं, कपल मतलब जोड़ा। तो यहां पर कपल ऑफ फोर्सेस काम कर रहे हैं ऊपर की तरफ, थोड़ी देर के बाद क्या होगा, ये ऐसा स्ट्रेट हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको एक डॉटेड लाइन डाल देंगे, तो इसको डाल देंगे, इसको बोलेंगे एंगल थीटा। ठीक, इसको बोलेंगे एंगल थीटा। ठीक है, अब ये दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस क्या है, 2l, हम अभी डाले ना 2l को बोल दिए। ओके, तो ये समझो दिस इज टेकन एज, इसको ये बोलो, इसको बी बोलो, और इसको सी बोलो। ठीक है, अभी फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब क्या है, फोर्स का मतलब क्यूबी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब दोनों चार्जेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस 90 डिग्री बना है, राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है, तो फोर्स को हम लिख देंगे एफ, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस को क्या बोल के लिखेंगे, वी विल राइट इट एज ए बी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को लिखेंगे ए बी। ओके, अभी परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मालूम करेंगे, किस तरह मालूम करेंगे, लेट अस सी। अभी देखो आप लोग, साइन थीटा, साइन थीटा का मतलब अपोजिट साइड क्या हो गया, ए बी, अपोजिट साइड ए बी हो गया, और हाइपोटेन्यूज 2l हो गया। ओके, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ए बी इज इक्वल टू 2l साइन थीटा, ए बी इज इक्वल टू 2l साइन। अब देखो, हम आपको आसानी से समझाएंगे। अभी टार्क के प्लेस में हम लिखेंगे टार्क टाउ इज इक्वल टू फोर्स, फोर्स के प्लेस में लिखेंगे अच्छा एफ इज इक्वल टू ए बी, एफ इंटू ए बी बोल के एक बार डाल देंगे। ओके, ताकि हमारा कंफ्यूजन कोई भी ना हो, और फोर्स के प्लेस में डालेंगे क्यू इंटू ई, और ए बी के प्लेस में डालेंगे ये वाला फॉर्मूला, दैट इज नथिंग बट 2l साइन थीटा, ये फॉर्मूला आ गया। नेक्स्ट, फाइनली हम डालेंगे टार्क। ओके, अब हम करेंगे Q2l को अगर हम जोड़ देंगे, 2QL, Q और 2l को एक तरफ रख देंगे, और E साइन थीटा को एक तरफ रख देंगे। ठीक है, E साइन थीटा को एक तरफ रख देंगे। अभी फाइनली जो फॉर्मूला आएगा हमारे पास, व्हाट इज दैट फॉर्मूला, लेट अस डिस्कस। तो फाइनली जो फॉर्मूला आएगा हमारे पास, दैट फॉर्मूला इज गोइंग टू बिकम हाउ मच, देखो टार्क टाउ इज इक्वल टू, हम जानते हैं कि डाइपोल का फॉर्मूला क्या है, P, स्मॉल p विच इज गिवन एज 2l इंटू क्यू। अब हम क्या करेंगे, 2QL के प्लेस में डालेंगे स्मॉल p विच इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इसको डालेंगे Pe sin t। ठीक है, हमको आ गया टार्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मूला। ओके, टार्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मूला हमारे पास तैयार है। ओके, अब इसके ऊपर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, हम चाहे तो एक प्रॉब्लम को सॉल्व भी करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री बोल के बोल रहा। सबसे पहले हम एंगल्स के बारे में थोड़ा क्लैरिटी ले लेंगे। अभी देख लो आप लोग, ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है, और ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव चार्ज है। अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल लाइंस के मुताबिक अगर रखेंगे तो टार्क क्या काम करेगा, हा? टार्क होगा जीरो। क्यों टार्क जीरो क्यों है, क्योंकि डाइपोल का डायरेक्शन भी इसी तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी इसी तरफ है, तो थीटा क्या होगा, जीरो होगा। टार्क इज इक्वल टू पी साइन जीरो, क्योंकि अभी डेरिवेशन करे थे ना हम लोग, अभी हम लोग डेरिवेशन करें पी साइन थीटा बोल के बोले। ओके, अभी डेरिवेशन के मुताबिक हमको क्या मिलेगा, पी साइन थीटा क्या होगा, व्हाट इज दिस टार्क टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा, यहां पर टार्क टाउ इज इक्वल टू पी साइन जीरो, विच इज नथिंग बट जीरो, यहां पर जीरो,
यहां पर क्यों, यहां पर भी टार्क T इज इक्वल टाउ इज इक्वल टू जीरो। यहां पर क्यों जीरो, क्योंकि इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है और डाइपोल इस डायरेक्शन में जा रहा है। ओके, डाइपोल इस डायरेक्शन में, देखो डाइपोल का डायरेक्शन हमेशा कैसा होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा। ओके, नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ होगा डाइपोल का डायरेक्शन। अब डाइपोल का डायरेक्शन इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है, मतलब एंगल क्या हो गया, थीटा इज इक्वल टू 180। अब देखो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री का मतलब अभी हमारा टॉर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी साइन 180, और ये भी जीरो, साइन 180 भी हो गया जीरो, साइन जीरो जीरो, साइन 180 जीरो। अब यहां पर देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल यहां पर कैसा डायरेक्शन है, एग्जैक्टली परपेंडिकुलरली है। ओके, ये इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। तो अभी टार्क क्या होगा, टार्क होगा क्या, पी साइन 90 होगा, साइन 90 का मतलब 1। तो टार्क टाउ इज इक्वल टू पी, इसको बोलते हैं मैक्सिमम टार्क। इसको क्या बोलते हैं, मैक्सिमम टार्क बोलते हैं। ये हो गया मैक्सिमम टार्क, और ये हो गया टार्क टाउ इज इक्वल टू जीरो। यहां पर भी ये भी हो गया टार्क टाउ इज इक्वल टू जीरो। अब ये देखेंगे अगर ये इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है, 30 डिग्रीज। अगर 30 डिग्रीज है तो क्या होगा, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, अभी देखो 30 डिग्रीज अगर है तो टार्क टाउ इज इक्वल टू पी साइन 30। ओके, पी साइन 30 मतलब, पी साइन 30 मतलब 1/2। तो टार्क कितना है, जो मैक्सिमम है उसका आधा, मैक्सिमम टार्क कितना है पी, और उसका आधा बनेगा, उसका आधा बनेगा टार्क टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा, मतलब आधा टार्क काम करता है। ओनली 50% ऑफ द टार्क इज एक्टिंग हियर। क्यों, जब एंगल 30 डिग्रीज हो तो। ओके, इससे 30 डिग्रीज बना रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड से डाइपोल अगर 30 डिग्रीज बना रहा तो एंगल कितना है वो, 30 डिग्रीज। तो साइन 30 1/2 है ना। तो अगर मैक्सिमम टार्क हमेशा कितना रहेगा, मैक्सिमम टार्क कब रहेगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल एग्जैक्टली परपेंडिकुलर अगर है तो मैक्सिमम टार्क काम करेगा, मैक्सिमम टार्क काम करेगा। और जीरो अगर 180 है तो जीरो बनेगा, अगर एंगल जीरो है और 180 है तो टार्क जीरो रहेगा दोनों केसेस के अंदर भी। यहां पर टार्क मैक्सिमम रहेगा, एग्जैक्टली अगर 90 डिग्रीज बना रहा, अगर 30 डिग्रीज बना रहा तो मैक्सिमम से आधा होगा, मैक्सिमम अगर पी है तो उसका आधा, 50%। ओके, तो टार्क के बारे में कुछ आइडिया आ गया होगा आप लोगों को। तो वंस यू गेट एन आइडिया देन इट्स वेरी इजी टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। देख लो यहाँ पर an electric dipole is making 30 degrees with an electric field, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दे दिया हमारे पास, कितना दिया, 2 × 10⁵ न्यूटन, 2 × 10⁵ न्यूटन। ओके, अभी हमारे पास क्या क्या है। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दे दिया न्यूटन पर कूलम, और क्या दिया, टार्क, इट एक्सपीरियंस टार्क होगा, टार्क भी दे दिया कितना, 4 न्यूटन, 4 न्यूटन मीटर्स। ओके, ओके, calculate the magnitude of charge on the dipole if the dipole is having length of 2 centimeters। ठीक है, इसको थोड़ा हम डायग्राम के साथ समझाने की कोशिश करेंगे। तो एक तो हो गया अभी 30 डिग्रीज बनाना, तो 30 डिग्रीज का मतलब ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव, ये डाइपोल, और ये हो रहा इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। ठीक है, अब ये बना रहा 30 डिग्रीज, ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये 30 डिग्रीज बना रहा इलेक्ट्रिक फील्ड से। ये है क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ये डाइपोल का डायरेक्शन। और इलेक्ट्रिक डाइपोल का लेंथ भी दे दिया, डाइपोल का लेंथ मतलब ये पूरा लेंथ। ओके, सो व्हाट इज दिस लेंथ, अभी देखो ये लेंथ जो 2L है ना वो खुद दे दिया हमें 2 सेंटीमीटर बोल,
देखो लेंथ दे दिया तो सिंगल लेंथ यल नहीं दे रहा हूं, दोनों डाइपोल्स का बीच का लेंथ दे दिया 2l इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर दे दिया। ठीक है, तो ये तो दे दिया ना, ये तो दे दिया 2l इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर दे दिया। टार्क भी दे दिया, चार्ज पूछ रहा है, सो टार्क टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा। ओके, पी साइन थीटा। अब ये पी का मतलब क्या, 2l इंटू क्यू ई साइन 30 डिग्रीज। ठीक है, टार्क भी दे दिया। अब क्या पूछ रहा, क्यों पूछ रहा, इसमें से क्यों मालूम करना है, तो इसमें से हमको करना क्या है, ये क्यू मालूम करना है, तो क्यू एक तरफ डाल दो, टार्क टाउ इज इक्वल टू 2l, ओके, ई साइन 30 का मतलब 1/2 इंटू 1/2, टार्क टाउ इज इक्वल टू 4, 2l का मतलब क्या है, 2l दे दिया 2 सेंटीमीटर, 2l दे दिया 2, इसको मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे 2 इंटू 10 पावर माइनस 2, तो हम क्या करेंगे अभी, 2l इज नथिंग बट 2 इंटू 10 पावर माइनस 2 डाल देंगे। ई भी दे दिया, ई कितना दिया, 2 इंटू 10 पावर 5 दे दिया, और हाफ, हाफ का मतलब ये 2 ऊपर आ जाएगा तो ओके, तो ये दोनों कैंसिल, दोनों कैंसिल। अब ये 2 1 जा 2 2 जा, अभी बच रहा क्या है यहाँ पर, 2 इंटू 10 पावर माइनस 2 5, मतलब 10 पावर 3, ऊपर आएगा तो 10 पावर माइनस 3 बनेगा, 10 पावर माइनस 3 कुलूम्स, इसको क्या बोल सकते हैं, 2 मिली कुलूम्स बोल के डाल सकते, 1 मिली मतलब 10 पावर माइनस 3, तो 2 मिली कुलूम्स, ये इसका आंसर होगा। तो अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया तो प्रॉब्लम्स करना छुट्टियों में सॉल्व कर सकते। तो ये हो गया आपका सिंपल सा एक्सप्लेनेशन टार्क के बारे में। ओके, एक छोटा सा प्रॉब्लम भी हम करते हैं नेक्स्ट। अभी देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, वर्क डन ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, वर्क डन इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब क्या है, इसको समझने की कोशिश करें। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्क डन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अभी देखो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इस डायरेक्शन में है, ऊपर की तरफ है, ओके, यार ऊपर की तरफ है, और हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल यहाँ पर, ये वाला पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव, और ये वाला पॉजिटिव, दोनों का ऐसा, ओके, सो दोनों के पास फोर्स काम करेगा, ऊपर की तरफ ऐसा फोर्स काम करेगा, तो हमको, हाँ, हमको करना क्या है, दिस टार्क इज टेकिंग इन दिस डायरेक्शन, टार्क हमेशा जो है खुद ब खुद काम करेगा, टार्क अपने आप जो है ना डाइपोल इस तरफ चलेगा, नेचुरली डाइपोल क्या करेगा, खुद ब खुद इस तरफ रोटेट करेगा, मगर हम क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर काम कर रहे हैं, इसके ऊपर वी आर डूइंग द वर्क, वी आर डूइंग सडन वर्क, क्या वर्क कर रहे हैं हम लोग, हाँ? क्या वर्क कर रहे हैं इसको, हम क्या कर रहे हैं, इस डाइपोल को हम इस तरफ रोटेट करें, अगेंस्ट, अगेंस्ट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, थोड़ा हम काम करके रोटेट करें, समझो इसको थोड़ा घुमा रहे हैं, घुमाने के लिए जो काम कर रहे हैं हम, समझो उसको डीडब्ल्यू, वर्क डन इज इक्वल टू डीडब्ल्यू, थोड़ा सा काम करें हम लोग, और एक्चुअली नेचुरली वो जाके इस तरफ रोटेट होगा, और हम क्या करें उसको उस तरफ से निकाल के थोड़ा रोटेट कर दिए, ओके, तो समझो फॉर एग्जाम्पल ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, अब कैसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में, ओके, और हम क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा रोटेट कर, वी हैव रोटेटेड, इसको थोड़ा हम रोटेट कर दिए, नेगेटिव और ये पॉजिटिव, कितना एंगल रोटेट करें, डी थीटा एंगल रोटेट करें, थोड़ा ऐसा रोटेट करें, तो हम उसके ऊपर काम करें ना, वी हैव डन सर्टेन वर्क, उसको अपनी जगह से, अपने डायरेक्शन से हिटा के थोड़ा काम कर रहे हैं, थोड़ा एंगल बना रहे हैं, तो फिर डब्ल्यू डी डब्ल्यू क्या होगा, जनरली हम क्या करेंगे, वर्क डन इज नथिंग बट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये तो जनरल फॉर्मूला, मगर रोटेशन के वक्त में फोर्स के प्लेस में क्या लिखेंगे, टार्क लिखेंगे, और डिस्प्लेसमेंट के प्लेस में क्या लिखेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे, ओके, टार्क इंटू एंगल, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, जैसा है वैसा ही रोटेशनल मोशन के अंदर वर्क डन विल बिकम टार्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसका कॉन्सेप्ट यूज। अब मैं आपको अच्छी तरह से सिंपल वे में समझाने की कोशिश करूंगा कि वर्क डन किस तरह हम पहचाने के लिए, हाउ आर यू गोइंग टू फाइंड आउट द वर्क डन। अब देखो यहां पर वर्क डन मालूम करना है तो हमको करना क्या है, डीडब्ल्यू को इंटीग्रेट करना, ओके, कहां से कहां तक, थीटा 1 टू
थीटा। पहले कितना एंगल था, फिर नेक्स्ट कितना एंगल बना रहा, थीटा वन था फिर थीटा टू बना। तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ टाउ इंटू डी थीटा करेंगे। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसको भी इंटीग्रेट करेंगे। तो देयरफॉर डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, टार्क का फॉर्मूला क्या है, पी साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, इंटीग्रेट करना है इसको। टार्क के प्लेस में क्या डाल दिया, पी साइन थीटा, क्योंकि टार्क का फॉर्मूला है पी, टार्क का फॉर्मूला क्या है, पी साइन थीटा। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको पी साइन थीटा यहां पर डाल दिया। अभी वर्क मालूम करना है। अब ये वो यहाँ पर वर्क मालूम करने के लिए इंटीग्रेशन करने से पहले ये दोनों कांस्टेंट्स हैं, डाइपोल और ये कांस्टेंट है, और वेरिएबल्स क्या है, ये थीटा वन टू थीटा टू, ये तो लिमिट्स हो गए। अब सिर्फ इंटीग्रेट करेंगे हम किसको, साइन थीटा टी थीटा को इंटीग्रेट करेंगे। लिमिट्स आर फ्रॉम थीटा वन टू थीटा। ओके, तो वर्क डन क्या होगा यहाँ पर, पी। ओके, साइन थीटा को इंटीग्रेट करेंगे तो फिर क्या बनेगा, साइन थीटा बनेगा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा बनेगा माइनस कॉस थीटा। ओके, और कॉस थीटा को कहां से लिमिट ऐड करेंगे, थीटा वन टू थीटा। इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा, इंटीग्रेशन के अंदर इट इज गोइंग टू बिकम माइनस कॉस थीटा। अच्छी तरह से याद रख लो, वरना हम यहाँ पर ब्रैकेट पे डाल देंगे, ब्रैकेट में डाल देंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा का फॉर्मूला क्या है, माइनस कॉस थीटा। इसको अच्छी तरह से याद रखें। अभी देख लो, वर्क डन इज इक्वल टू पीई माइनस पीई, पहले कॉस थीटा टू डालेंगे, उसके बाद कॉस थीटा वन डाल देंगे। ये हो गया इसका फाइनल सोल्यूशन। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या करेंगे, अभी ये माइनस को अंदर कर देंगे, पीई, ये माइनस को अंदर कर दिए तो माइनस इस तरफ जाएगा, माइनस ऑफ माइनस प्लस। सो जस्ट इसको टर्म्स को रिवर्स कर देंगे, तो क्या हो गया, कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा। तो आपका हो गया वर्क डन का फॉर्मूला, कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा। ये हो गया वर्क डन का फॉर्मूला। ठीक है, अब मैं आपको एक प्रॉब्लम के ऐसा देता हूं। देखो सबसे पहले जो है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल ये डायरेक्शन में था। ठीक है, हम क्या करें, उसको उस पर वर्क करें, उस पर वर्क करके समझो 30 डिग्री रोटेट कर था इस डायरेक्शन में, इस पर थोड़ा काम करें, 30 डिग्री रोटेट कर फिर थोड़ा काम करें, फिर उसके ऊपर और थोड़ा काम करें, और थोड़ा काम करके इसको क्या करें, और थोड़ा रोटेट करें, और थोड़ा रोटेट करें। कितना रोटेट करें, कितना रोटेट कर दिया इसको। ओके, ये 30 था। ओके, यहां से यहां तक और थोड़ा रोटेट कर दिया, कहां तक रोटेट कर दिए, 90 डिग्री को रोटेट कर दिया, 30 से फिर 90 को रोटेट कर दिया। ठीक है, अब यहां पर कितना हम काम करें, व्हाट इज द वर्क डन बाय अस, कितना हम काम करें, देखो यहां पर। तो वर्क डन इज इक्वल टू पी, हमारा फॉर्मूला क्या है, cos थीटा वन माइनस cos थीटा, ये हो गया आपका फॉर्मूला। ओके, अब इसमें से एंगल्स को सेलेक्ट करेंगे। पहले कितना रोटेट करें हम लोग, थीटा वन इज इक्वल टू 30 डिग्री रोटेट, फिर उसके बाद कितना रोटेट करें, थीटा टू इज इक्वल टू 90 डिग्री रोटेट करें। ओके, तो 30 को रोटेट करें, फिर 30 से 90 को रोटेट करें। तो ये जो वर्क हम करें यहां से यहां तक, 30 से 90 तक का जो वर्क है, हम अभी मालूम कर रहे हैं। ओके, व्हाट इज द वर्क डन हियर फ्रॉम 30 टू 90, 30 को रोटेट करें, फिर 30 से 90 को रोटेट करें। तो वर्क डन इज गोइंग टू बिकम पी। तो यहां पर cos थीटा वन क्या हो गया, cos 30 माइनस cos 90। ओके, cos 90 को रोटेट करें, तो आपका वर्क डन क्या हो गया, अभी पी cos 30 का मतलब 1/cos 30 का मतलब √3/2, cos 90 का मतलब 0। तो वर्क डन, ओके, वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो रहा, व्हाट इज द वर्क डन हियर नाउ इन दिस केस, वर्क डन इज इक्वल टू पी और √3 PE/2। हो गया आपका काम, हो गया आपका वर्क डन, ये हो गया आपका वर्क डन। ओके, अगर 60 से 90 को रोटेट करते तो क्या होता था, 60 से 90 को रोटेट करते थे तो क्या होता था, वर्क डन इज इक्वल टू पीई, लिखो cos 60 पहले माइनस cos 90। ओके, तो कितना काम करें हम लोग, पीई cos 60 मतलब 1/2, cos 90 मतलब 0। तो वर्क डन इज क्या हो गया यहाँ पर, वर्क डन इज नथिंग बट PE/2।
ये हो गया वर्क डन। ओके, तो इस तरह हम वर्क डन का फॉर्मूला को भी समझा। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे गॉस गॉस लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आते रहते हैं। तो वी शैल डिस्कस अबाउट व्हाट इज गॉस लॉ। गॉस लॉ का मतलब क्या है? ओके, तो गॉस लॉ का मतलब वी शैल डिस्कस। ओके, देखो अब एक इरेगुलर शेप ऑफ बॉडी ले लो। एक इरेगुलर शेप बॉडी हम ले, एक इरेगुलर शेप बॉडी हम ले, और क्या है इसके ऊपर जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड हमें इस डायरेक्शन में है इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, समझिए। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, यहां पर इसमें से छोटा सा एरिया सेलेक्ट करते हैं। ओके, और यहां पर भी छोटा सा एरिया सेलेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद यहां पर भी एक छोटा सा सरफेस एरिया सेलेक्ट करते हैं। तो तीन एरिया सेलेक्ट कर रहे हैं, 1 2 एंड 3। ओके, तो गॉस लॉ का मतलब क्या है, अच्छी तरह से हम ध्यान से समझने की कोशिश करें। देखो एरियल वेक्टर ऑलरेडी समझा चुके हैं। कोई भी अगर एरिया का वेक्टर लेना है तो उस एरिया को परपेंडिकुलरली एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, एक एरो ड्रॉ कर देंगे, तो उसको बोलेंगे एरियल वेक्टर। एरियल वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एरिया। ठीक है, अच्छा। अब ये बहुत बड़ा सरफेस है, ये जो है ना एक सरफेस है, इसको बोलेंगे एक सरफेस, और उसको देंगे डीएस। सरफेस को एस से रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहां पर क्या है, छोटा सा सरफेस एरिया ले रहे हैं, तो इसको बोलेंगे डीएस। ओके, इसको बोलेंगे डीएस, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे ए डायरेक्शन में डीएस, क्योंकि छोटा सा टुकड़ा है ना वो। ओके, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, कोई भी एक बड़ी चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देंगे तो उसको बोलेंगे डिफरेंशिएटेड पार्ट ऑफ दैट पॉइंट। अभी यस मतलब टोटल सरफेस एरिया, इसका टोटल सरफेस एरिया अगर यस है, तो फिर उसमें से हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएटेड पार्ट ले रहे हैं, एक छोटा सा टुकड़ा ले रहे हैं। अब वो टुकड़े को हम डालेंगे डीएस, और वो टुकड़ा जो है परपेंडिकुलरली एक वेक्टर बनाएगा, उसको बोलेंगे डीएस। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में, और दोनों का एंगल कितना है, थीटा। ओके, थीटा। अभी गॉस लॉ के मुताबिक सबसे पहले फ्लक्स के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लक्स? फ्लक्स का मतलब फाई, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे इसको। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर फाई बोल के बोल दिए, विच इज नथिंग बट, अगर छोटा सा थोड़ा सा फ्लक्स, पूरा फ्लक्स अगर फाई है, तो ये छोटे से टुकड़े के अंदर जो फ्लक्स पास हो रहा है उसको बोलेंगे डी फाई। इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में है, डीएस वो डायरेक्शन में है, तो ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट हम ऑलरेडी समझा चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नथिंग बट द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स विच इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड द सरफेस एरिया। ठीक है, ओके। हाँ, अभी हमारा डी फाई क्या होगा, डी फाई विल बिकम ईडीएस, ईडीएस कॉस थीटा। ये हो गया फ्लक्स का फॉर्मूला, ये हो गया फ्लक्स का फॉर्मूला। ओके, देखो अभी फॉर एग्जांपल एंगल कितना है, ये 30 डिग्री से। ओके, 30 डिग्री से, मतलब थीटा इज लेस देन 30, थीटा इज 30, मतलब थीटा इज लेस देन 90। ओके, थीटा इज लेस देन 90, ये होगा पॉजिटिव फ्लक्स। क्यों पॉजिटिव फ्लक्स? व्हेन थीटा, बिकॉज थीटा इज लेस देन 90। ओके, एक मैथ्स के अंदर एक कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को समझ में आया होगा। देखो साइन कॉस टैन, दिस इज साइन कॉस टैन, दिस इज साइन कॉस टैन, दिस इज ऑल्सो साइन कॉस और टैन। और इसमें से इसको बोलेंगे ऑल, इसको बोलेंगे सिल्वर, इसको बोलेंगे टी, इसको बोलेंगे कप्स। ऑल सिल्वर टी कप्स, ये कहां से शुरू होगा, 0 से 90 तक होगा, और ये 90 से 180 तक होगा, और ये 180 से 270 तक होगा, और ये 270 से 360 तक आकर क्लोज हो जाएगा। ओके, इसको बोलेंगे क्वाड्रेंट्स। फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है, सेकंड क्वाड्रेंट ये है, थर्ड क्वाड्रेंट ये है, और फोर्थ क्वाड्रेंट इसको बोलेंगे। ठीक है, तो देखो अभी थीटा अगर लेस देन 90 है, तो ऑल, ऑल का मतलब साइन भी पॉजिटिव, कॉस भी पॉजिटिव, टैन भी पॉजिटिव। सिल्वर का मतलब साइन नेगेटिव होगा, कॉस टैन पॉजिटिव होंगे। टी का मतलब ऑल सिल्वर, सिल्वर में से यस लेना है, टी में से टैन लेना है, मतलब ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव,
ऑल सिल्वर, सर उल्टा बोलो। तो यहां पर क्या लेना है? ओके, सिल्वर का मतलब साइन पॉजिटिव, बाकी के तो नहीं। और यहां पर टी का मतलब टी पॉजिटिव, बाकी के तो नेगेटिव। और कप्स का मतलब सिर्फ ये वाला पॉजिटिव, ये दोनों नेगेटिव। ओके, जो चीज यहां पर आ रहा है वो सब पॉजिटिव, ऑल मतलब पूरे पॉजिटिव, सिल्वर मतलब यस पॉजिटिव, टी मतलब टैन पॉजिटिव, कप्स मतलब सी पॉजिटिव, ये है। अभी देखो, हम इसमें से हमारा इंपॉर्टेंट कौन सा है? सिर्फ कास है। दूसरों से हमारा कोई वास्ता नहीं, दूसरे चीजों से हमारा कोई वास्ता नहीं। हमको चाहिए सिर्फ कास, हमको चाहिए सिर्फ कास। क्योंकि फॉर्मूला क्योंकि फॉर्मूले के अंदर क्लास का डिस्कशन है, बाकी का चीजों से हमारे को ताल्लुक नहीं। सो बिकॉज डी फाइव इज इक्वल टू ई डी एस, ई डी एस कॉस थीटा है। फॉर्मूला के अंदर सिर्फ कॉस है, सही नहीं है, टैन नहीं है। तो हमको फॉर्मूला का जो वैल्यू है, कॉस का वैल्यू चाहिए। जब कभी भी कॉस का वैल्यू लेस देन 90 है, मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में गिरेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस आके पॉजिटिव। और जब कभी भी थीटा वैल्यू ग्रेटर देन 90 होगा तो कॉस नेगेटिव है। यहां पर सिल्वर के अंदर सेकेंड क्वाड्रेंट में गिरेगा। जब कोई चीज सेकंड क्वाड्रेंट में गिरेगी तो वो नेगेटिव होगी। इसका मतलब 90 से अगर ज्यादा हो गया तो देखो यहां पर D5 इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, तब थीटा इज लेस देन 90 डिग्रीज। और D5 इज गोइंग टू बी नेगेटिव, तब थीटा इज ग्रेटर देन 90। क्योंकि जब थीटा ग्रेटर देन 90 होगा तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर कॉस वैल्यू क्या है? नेगेटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कॉस वैल्यू पॉजिटिव है। थीटा लेस देन 90 मतलब पॉजिटिव आएगा वैल्यू, थीटा ग्रेटर देन 90 मतलब नेगेटिव आएगा। ओके, समझ में आ गई बात? अच्छा, तो अभी देखो हम लोग गॉस लॉ के अंदर ये वाला सरफेस ले लेंगे। सेकंड सरफेस अगर ले लिए तो सेकंड सरफेस के अंदर इसका सरफेस किस डायरेक्शन में? ये डायरेक्शन में है, डीएस। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये डायरेक्शन में। ओके, तो क्या है ये एंगल हो गया थीटा, विच इज ग्रेटर देन 90, मतलब 90 से ज्यादा है, समझो थोड़ा क्रॉस है इस तरफ। तो 90 से अगर ज्यादा है तो क्या होगा? वैल्यू नेगेटिव होगा। अब यहां पर देख लो अच्छी तरह से। अब परपेंडिकुलर, मैं बोला एरिया आपको हमेशा परपेंडिकुलर लेना, सरफेस एरिया का एरियल वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर लेना। तो इसका परपेंडिकुलरली अगर हम लेंगे तो डीएस ऐसा हो गया, गोइंग टू बी डीएस लाइक। तो इसका एरियल वेक्टर होगा डीएस, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये डायरेक्शन में है। इसमें तो खुला नजर आ रहा है कि थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्रीज बोल, इतना ऑप्टिव एंगल बना रहा। इसका मतलब यहां पर भी फ्लक्स नेगेटिव बनेगा। ठीक है, फ्लक्स नेगेटिव बनेगा। ठीक है, ओके, यहां तक तो ठीक है। अभी गॉस लॉ का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय गॉस लॉ? ये गॉस लॉ क्यों यूज कर रहे हैं हम लोग? देखो, गॉस लॉ कब यूज करते हैं? जब कूलम्ब्स लॉ फेल हो जाएगा। कूलम्ब्स लॉ फेल्स। क्यों? कूलम्ब्स लॉ कब काम करेगा? ये कूलम्ब्स लॉ सिर्फ दो चार्ज के ऊपर काम कर सकता है। क्यों? एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज अगर है तो कूलम्ब्स लॉ क्या बोलेगा? हाँ? एक पॉजिटिव अगर एक नेगेटिव अगर है और दोनों का बीच का डिस्टेंस अगर आर है तो कूलम्ब्स लॉ बोलेगा F इज इक्वल टू Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। कौन बोल रहा है? ये कूलम्ब्स लॉ बोल रहा हूं। इसका मतलब कूलम्ब्स लॉ दो चार्जेस के ऊपर काम करेगा, उससे ज्यादा काम नहीं करेगा। ठीक, दो चार्जेस है तो हम अप्लाई कर सकते हैं कूलम्ब्स लॉ। मगर दो से ज्यादा चार्जेस अगर है, ओके, मोर देन टू चार्जेस, इस तरह चार्जेस ज्यादा है, पांच चार्जेस है, कूलम्ब्स लॉ कैसा अप्लाई करते हैं इसके ऊपर? तो व्हेन मोर चार्जेस आर देयर कूलम्ब्स लॉ फेल्स, ये वाला फेल हो जाएगा। उस वक्त क्या होगा? गॉस लॉ यूज करेंगे। ओके, गॉस लॉ कब यूज करेंगे हम? जब कूलम्ब्स लॉ फेल हो जाएगा, दो से ज्यादा अगर चार्जेस है तो हम गॉस लॉ इस्तेमाल करेंगे। ओके, अब उसका एक बेहतरीन एग्जांपल हम देंगे आपको कि गॉस लॉ कैसे जगह पे यूज करते हैं हम लोग। तो देखो, फॉर एग्जाम्पल एक एक बॉडी है, एक वायर है। ठीक है, एक वायर है, और इस वायर के अंदर समझो देयर इज ए पॉजिटिव चार्ज। ओके, देयर इज ए पॉजिटिव चार्ज। अब देखो यहां पर कूलम्ब्स लॉ कब काम करेगा? अगर सिंगल चार्ज है तो उसके अतराफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा,
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला हम डाल देंगे Q/4πε0 इंटू आर स्क्वायर बोल के डाल देंगे। ये वाला फॉर्मूला हम डाल देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एक चार्ज अगर है तो चार्ज उसका चार्ज Q, ओके, डिवाइडेड बाय उसका रेडियस R। तो एक अगर सिंगल चार्ज है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम मालूम करेंगे कूलम्स लॉ का जो फॉर्मूला है इसके जरिए से हम मालूम कर सकते। मगर अगर इतने सारे चार्जेस हो तो फिर कूलम्स लॉ काम करेगा? इनवर्स स्क्वायर लॉ काम करेगा क्या? फेल हो जाएगा। कूलम्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ फेल हो जाएगा। तो जब इनवर्स स्क्वायर लॉ फेल हो जाएगा तो हम करेंगे गॉस लॉ यूज करेंगे। ठीक है, अब गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक इमेजिनरी सरफेस को इमेजिन करना पड़ेगा, एक सरफेस को इमेजिन करना पड़ेगा। ओके, ओके, तो कैसा लेंगे सरफेस? ऐसा लेंगे। The surface is a cylindrical surface. The surface will be cylindrical surface. एक imaginary surface हम लेते हैं। okay? ये हो गया imaginary surface। इसका मतलब सिंगल चार्ज है तो उसके अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड हम ऐसा डाल सकते हैं। सिंगल चार्ज है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ऐसा डाल सकते हैं। मगर ऐसा लाइन ऑफ चार्जेस है तो क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड सिलिंड्रिकल शेप बनाएगा। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड सिलिंड्रिकल शेप बनाएगा। ठीक है, अब देखो यहां पर इसका लेंथ अगर हम समझेंगे L, इज हैविंग लेंथ L। ओके, अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है हम लोगों को। वो क्या है? एक तो लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं इसको, लीनियर चार्ज डेंसिटी गिवन बाय लेटर लैम्डा। फिर उसके बाद हम समझेंगे और एक चीज को, वो क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। नेक्स्ट वाला है सरफेस चार्ज डेंसिटी विच इज गिवन बाय लेटर सिग्मा। ओके, विच इज गिवन बाय लेटर सिग्मा। एक तो लीनियर चार्ज डेंसिटी बोल दिए और दूसरा क्या है? सरफेस चार्ज। लीनियर चार्ज डेंसिटी कब काम करेगा? अगर कोई वायर ले रहे हैं तो यू आर कंसीडरिंग एनी वायर, कोई वायर ले लिए जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ओके, और ये वायर का लेंथ L। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या? ओके, लैम्बडा इज इक्वल टू नेट चार्ज पर यूनिट लेंथ। टोटल चार्ज कितना है और उसका लेंथ कितना है, इसको बोलेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या है, इसको थोड़ा हम समझाने की कोशिश करेंगे। लीनियर चार्ज डेंसिटी मींस चार्ज पर यूनिट लेंथ। ओके, लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ, टोटल चार्ज और उस सरफेस उसका लेंथ भी ले लेंगे। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन बाय सिग्मा। समझो कोई भी एक सरफेस ले लें, हम स्फेरिकल सरफेस ले लिया, तो इस तरह का स्फेरिकल सरफेस ले लिया जिसके ऊपर चार्ज मौजूद है, तो यहां पर कूलम्ब्स लॉ तो फेल हो जाएगा, कूलम्ब्स लॉ फेल हो जाएगा। अब इस पे हम सरफेस चार्ज डेंसिटी किसका मान गए? सरफेस चार्ज डेंसिटी इट इज कॉल्ड एज चार्ज पर यूनिट एरिया। ओके, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ, सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया। इसका मतलब सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज, तो कौन सा चार्ज? नेट चार्ज बाय टोटल एरिया। एरिया का मतलब ये डालेंगे, एरिया का ये भी डाल सकते हैं, नहीं तो क्यू बाई एस भी डाल सकते, सरफेस एरिया बोल। ठीक है, सरफेस एरिया डालो या एरिया डालो, कुछ भी डालो सेम है, गोइंग टू बी सेम। सो चार्ज पर यूनिट एरिया। यहां पर लेंथ तो L है, मगर अगर स्फेरिकल सरफेस अगर ले रहे, ये इसको स्फेरिकल सरफेस अगर ले रहे तो क्या होगा? ये सिग्मा इज इक्वल टू नेट चार्ज बाई टोटल सरफेस एरिया विच इज नथिंग बट 4 पाई आर स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर इज टेकन एज 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया आपका बेसिक कॉन्सेप्ट। अब इसको हम यहां पर काम करेगा, यहां पर यूज करेंगे। ओके, सो क्या है कॉन्सेप्ट का नाम? जो कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करें, क्या वाला कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं? वी आर गोइंग टू डिराइव इलेक्ट्रिक फील्ड intensity, electric field intensity due to line of charge. Okay, electric field intensity due to line of charge। अब जब भी चार्ज होगा यहां पर, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से शेप में आएगा? सिलिंड्रिकल शेप बनाएगा, इज गोइंग टू मेक ए सिलिंड्रिकल शेप। अब इसमें से हम क्या करेंगे?
एक छोटा सा एरिया को इमेजिन कर लेंगे, एक छोटा सा एरिया को इमेजिन कर लेंगे इस सिलेंडर के अंदर। ओके, अब उसको डालेंगे, उसको क्या बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे डीएस। ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कौन सा डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कौन से डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यही डायरेक्शन में होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और ये है डीएस। डीएस मतलब सरफेस एरिया, सरफेस एरिया का भी वही डायरेक्शन में है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन ऐसा क्यों है, कैसा डिसाइड करें हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन ऐसा रहता बोलते, वेरी सिंपल। जब कभी भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन मालूम करने का डाउट आ जाएगा, तो मैं क्या बोला आपको, एक टेस्ट चार्ज ले लो, एक टेस्ट चार्ज ले लो, और टेस्ट चार्ज को वहां पे रखो। वो टेस्ट चार्ज कौन से डायरेक्शन में जाएगा देखो, वो टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव से रिपेल होगा, इसलिए इसलिए ये वाला चार्ज राइट साइड जाएगा, टेस्ट चार्ज राइट साइड जाएगा, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज है। ओके, अब दोनों का बीच का एंगल कितना हुआ, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अभी फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स इज इक्वल टू ई डीएस cos 0, ई डीएस cos 0। ठीक है, अच्छा ठीक है, अभी देखो फ्लक्स ई को कॉमन कर देंगे, बाहर निकाल देंगे, डीएस बचा। ठीक है, cos 0 मतलब 1, तो यहां पर डालेंगे, नहीं डालेंगे 1 अभी, बिकॉज हमको मालूम है cos 0 इज इक्वल टू 1। ओके, अब देखो हम छोटा सा टुकड़ा ले लिए, ये सिलेंडर में से छोटा सा टुकड़े को इमेजिन करिए। ओके, तो ई इंटीग्रेशन ऑफ डीएस बोल के बोलते हैं। अच्छा, अब इंटीग्रेशन ऑफ डीएस ऑफ दिस सरफेस सिलेंडर, सिलेंडर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई r इंटू एल, क्योंकि रेडियस क्या हो रहा है इसका, सिलेंडर का आर है, और इसका लेंथ क्या है एल। तो डीएस का इंटीग्रेशन करेंगे, जब छोटे से टुकड़े को इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन मतलब ज्वाइन करना, और ऐसे छोटे छोटे टुकड़े पूरे मिला के सिलेंडर बना रहा ना, सिलेंडर का सरफेस एरिया 2 पाई r है। अभी देखो फ्लक्स का नया फॉर्मूला क्या है, फ्लक्स पाई इज इक्वल टू ई इंटू 2 पाई r एल, ये हो गया फ्लक्स का फॉर्मूला, अच्छी तरह से याद रखो फॉर्मूला। ओके, अच्छा, अब तक हम फ्लक्स के बारे में समझाए। अच्छा, ये गास लॉ क्या बोल रहा, एक्चुअली गास लॉ का मतलब क्या है हम अब तक डिफाइन नहीं करेंगे, तो गास लॉ के बारे में थोड़ा अच्छी तरह से समझाऊंगा मैं, गास लॉ का मतलब क्या है। देखो गास लॉ क्या बोल रहा हूं, जब कभी भी आप लोग फ्लक्स मालूम करने वाले हैं और ई डॉट डीएस डालेंगे, तो आपको क्या होगा, नेट चार्ज को 1/एप्सिलॉन नॉट से अगर मल्टीप्लाई कर दिए, देखो 1/एप्सिलॉन नॉट से नेट चार्ज को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगा, इसका मतलब ये। अच्छा, मैं अच्छी तरह से आपको कूल कूल माइंड से समझाने की कोशिश करूंगा, आप समझिए। अब देखो कूलम्स लॉ फेल हो जाएगा, एक चार्ज को काम करेगा या दो चार्जेस को कूलम्स लॉ काम करेगा, जब इतने सारे चार्जेस एक साथ मिलकर आ जाएंगे तो कूलम सर्क हो जाएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, कूलम को फेल होना पड़ेगा। जब गास लॉ आएगा, और गास लॉ एक कॉन्सेप्ट लेकर आया क्या बोल के, अगर जब कभी भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस तरह के लाइन ऑफ चार्जेस का मालूम करना है, तो उसका आसान तरीका क्या है, 1/एप्सिलॉन नॉट ले लो, और नेट चार्ज मतलब जितना भी चार्ज यहां पर है उसको मल्टीप्लाई कर दो, उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिकॉज ऑफ दिस लाइन ऑफ चार्ज ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, अभी देखो इसी इसको हम क्यू नेट बाई एप्सिलॉन नॉट बोलते, क्यू नेट बाई एप्सिलॉन नॉट बोलते। अब हमको ई डॉट डीएस क्या आ रहा है यहां पर, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे हम। ओके, अब हम हमारे पास रेडी है फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला रेडी है, फ्लक्स का फॉर्मूला रेडी है, इंटीग्रेशन सब करके डाल दिया ना, ये सब डाल के इधर डाल दिए, तो ये हम इसलिए डाल रहे क्योंकि ये वाला फॉर्मूला गास लॉ को रिप्रेजेंट कर रहा। ओके, गास लॉ क्या बोल रहा, व्हाट इज गास लॉ सेइंग हियर, so Gauss law says that total flux, which is nothing but E dot ds, is nothing but Q net by epsilon naught. E dot ds को लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर E dot ds को लेना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी आप ओके, कैसा आएगी मैं आप लोगों को बताऊं। अब E dot ds के प्लेस में क्या डालेंगे, फ्लक्स का E इंटू 2 पाई r l बोल कर डाल देंगे। ओके, 2 पाई r l बोल कर डाल देंगे, विच इज नथिंग बट Q net by epsilon naught। अब देखो यहाँ पर इसमें से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्टली आ गया,
क्यू नेट डिवाइड बाई 2 पाई, ये वाला नीचे डाल देंगे, 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट इंटू एल। ओके, 2 पाई आर एल डालेंगे, फिर उसके बाद एप्सिलॉन नॉट डालेंगे। ओके, ये वाला आ गया। अब मैं इससे पहले आप लोगों को क्या बोल के बोला था, आप लोगों को लैम्बडा इज इक्वल टू क्यू नेट बाई एल बोल के बोल दिया। लैम्बडा इज इक्वल टू क्यू नेट बाई एल बोल के बोल दिया। इसका मतलब क्या है यहाँ पर? ओके, इसका मतलब क्या है? अब देखो, मैं क्या बोला, लैम्बडा इज इक्वल टू क्यू नेट बाई एल बोल के बोल दिया। ठीक है, बोला है यहाँ पर क्यू नेट बाई एल बोल के, मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला है। अब हम क्या करेंगे, इसको, ये सारे चीजों को थोड़ा नजदीक कर देंगे, थोड़ी सी जगह बचाएंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे अभी। हाँ, अभी देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नथिंग बट क्यू नेट बाई एल, यहाँ पर है ना, क्यू नेट बाई एल को डाल देंगे लैम्बडा, और क्या बचे यहाँ पर 2 पाई आर इंटू एप्सिलॉन। ठीक है, ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का नया फॉर्मूला। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या फॉर्मूला है? ये नया फॉर्मूला। ठीक, दिस इज गोइंग टू बी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ है, क्या है वो? लाइन ऑफ चार्ज। कौन एक्सप्लेन करे? गॉस एक्सप्लेन करा। कैसा एक्सप्लेन करा? गॉस लॉ यूज करके एक्सप्लेन करा। समझ में आ रही बात? गॉस लॉ यूज करके एक्सप्लेन। तो इस तरह हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर ए लाइन ऑफ चार्ज मालूम कर सकते हैं, फॉर ए लाइन ऑफ चार्ज मालूम कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मैं समझाऊंगा। अगर आप लोगों को कोई भी एक शीट दे दिया, कोई भी एक शीट दे दिया, इससे पहले सिर्फ लाइन ऑफ चार्ज दिए थे, अब क्या दे रहे हैं हम लोग? एक शीट दे रहे हैं जिसके अंदर कईयों सारे पॉजिटिव चार्जेस है, इसके अंदर कईयों सारे पॉजिटिव चार्जेस मौजूद है। एक शीट ऑफ चार्ज, थोड़ा हम इसको, ओके, अब देखो, इस तरह शीट ऑफ चार्ज अगर हम ले लिए, अच्छा, लाइन ऑफ चार्ज का मालूम कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर कोई शीट ऑफ चार्ज दे दिया तो कूलम्स लॉ काम करता है। कूलम्स लॉ दो चार्जेस को काम करेगा मैक्सिमम, उससे बढ़ के नहीं कर सकता। इतने सारे ढेर सारे चार्जेस हैं एक शीट के अंदर, देन कूलम्स लॉ फेल हो जाएगा। यहां पर भी हम गॉस लॉ यूज करेंगे, और यहां पर इमेजिनरी सरफेस, जिस तरह यहां पर हम सिलेंडर को इमेजिन करें, इस तरह यहां पर भी कुछ ना कुछ इमेजिनेशन करना पड़ेगा। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, सामने एक सिलेंडर को इमेजिन करेंगे, ठीक, और पीछे भी, क्योंकि चार्ज पीछे भी मौजूद है, पीछे भी एक सिलेंडर को इमेजिन करेंगे। ठीक है, एक सिलेंडर को इमेजिन करेंगे। अब अच्छी तरह से देख लो, हम क्या करेंगे, यहां पर एक छोटा सा एरिया कंसिडर करेंगे, लैटरल सरफेस ऑफ ए सिलेंडर के ऊपर एक एरिया कंसिडर करेंगे। अब मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया, क्या बोल दिया मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी ऑलवेज अवे फ्रॉम द चार्जेस, ये डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। ओके, अब देखो, इसके ऊपर, ये सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये डायरेक्शन में है। ओके, और क्या है, ये डायरेक्शन में सरफेस एरिया है, और एंगल कितना है? 90 डिग्री। और फ्लक्स कितना बनाएगा? ई डॉट डी एस। ओके, डी फाइव इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, एंगल 90 है ना, तो ये फ्लक्स क्या होगा? ई डी एस कॉस 90, विच इज नथिंग बट जीरो, विच इज नथिंग बट जीरो। तो ये हो गया फ्लक्स। फ्लक्स डी फाइव इज इक्वल टू ई डी एस कॉस 90, विच इज नथिंग बट जीरो। तो यहां पर फ्लक्स जीरो हो गया, फ्लक्स जीरो हो गया। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? कोई भी सिलेंडर अगर हम ले रहे हैं, तो उसका लैटरल सरफेस एरिया की वजह से, उसका लैटरल, उसको भी लेके देख लो, एक सिलेंडर ले लिया, उसके लैटरल सरफेस की वजह से कोई भी फ्लक्स काम नहीं करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहां पर काम, लैटरल सरफेस एरिया की वजह से फ्लक्स जीरो हो गया। क्यों? क्योंकि 90 डिग्रीज बना। अब देखो, ऐसा है ग्लास, फ्लक्स लाइंस ऐसा पास हो रहे, हाँ, ऐसा पास हो रहे, तो सरफेस एरिया को लगते क्या फ्लक्स लाइंस? नहीं लगते, पैरेलली सिर्फ ये वाले सरफेस पे घुसेंगे और ये वाले सरफेस से निकलेंगे। तो लैटरल सरफेस के एरिया के अंदर जब घुस रहे हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फ्लक्स, ये सरफेस पे कोई इफेक्ट नहीं बना, इट इज नॉट गोइंग टू क्रिएट एनी इफेक्ट ऑन दैट। सिर्फ हमको लेना है ये वाला सरफेस,
ये वाला सरफेस यस लेना, ओके, और यही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लेना है। अब सरफेस एरिया भी वही डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड वही डायरेक्शन में, मतलब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्रीज। और पीछे वाले सरफेस पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसी डायरेक्शन में है, और सरफेस एरिया भी वही डायरेक्शन में है, इधर भी है बैक साइड भी है। तो हम क्या करेंगे, अभी इधर का सरफेस को हम क्या करेंगे, ES cos 0, ओके। तो फ्लक्स, मैं DS क्यों नहीं ले रहा हूँ, पूरा सरफेस ले रहा हूँ, यहाँ पर छोटा टुकड़ा नहीं ले रहा हूँ, लैटरल सर्फ, ये प्लेन सरफेस जो सर्किल के ऐसा दिख रहा है ना, पूरा ले ले रहा हूं। तो ES cos 0 ये डायरेक्शन में फील्ड, और सरफेस एरिया ऐसा है ना, तो परपेंडिकुलरली हम लेंगे इसका एरियल वेक्टर यस ले। तो हमको क्या आ रहा है यहाँ पर यस, और इसका बैक डायरेक्शन में भी फ्लक्स आ रहा, ये भी ES ही बनेगा क्योंकि cos 0 बना रहा, तो फ्लक्स इज इक्वल टू ES। अभी नेट फ्लक्स क्या बनेगा, नेट फ्लक्स, नेटफ्लिक्स नहीं, नेट फ्लक्स। तो नेट फ्लक्स क्या बनेगा, ये ES और ये ES दोनों मिला के क्या हो रहा है, 2ES, ओके। और गास लॉ क्या बोल रहा, गास लॉ के मुताबिक ये वाला टोटल सरफेस इज गोइंग टू बी इक्वल टू नेट चार्ज मल्टीप्लाइड बाई एप्सिलॉन, हो गया आपका सोल्यूशन, ओके। तो ये हो गया आपका गास लॉ। एक ऐसा गास लॉ क्या बोल के डिफाइन कर रहा, फ्लक्स इज इक्वल टू EDS, फ्लक्स इज इक्वल टू EDS, E डॉट DS विच इज नथिंग बट Q नेट बाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया गास लॉ। अब EDS का मतलब यहां पर भी ES, DS क्यों ले रहा है, पूरा सरफेस ले रहा हूं, छोटा टुकड़ा नहीं ले रहा, पूरा सरफेस ES ले रहा हूं। तो ES cos 0 मतलब cos 0 1 मतलब ES बच गया, इधर भी ES बच गया। अब EDS के प्लेस में क्या है, ये 2ES है, और इसके प्लेस में Q नेट बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये आ गया ना आप लोग को। अब इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा E विच इज नथिंग बट Q नेट, और ये 2S नीचे आ जाएंगे, 2S एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ओके। तो इसको हम डालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू Q नेट, और हम क्या बोले, Q नेट बाई सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्या है, सिग्मा, ओके। तो इसमें से क्या करेंगे हम लोग, और Q नॉट बाई S को हम डालेंगे सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिकॉज ऑफ ए क्या है वो, शीट ऑफ चार्ज, शीट ऑफ चार्ज हम ले रहे हैं। तो शीट ऑफ चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन या Q नेट बाई 2S एप्सिलॉन। ये हो गया फॉर्मूला फॉर ए शीट ऑफ चार्ज, ठीक है। अब इसको स्टॉप करेंगे यहाँ पर, कल हम इसके बेस पे प्रॉब्लम्स भी करेंगे, ठीक है, थैंक यू।